हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नोवल कुमार। आज मैं आपके लिए सुप्रीम जादूगर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नॉर्दर्न टाउन से कुछ दूरी पर एक घोड़ा गाड़ी बड़ी गति से यात्रा कर रही थी। ये कस्बे की ओर बढ़ रही थी और वूलिम सिटी की दिशा से आती हुई लग रही थी। गाड़ी को चार काले शक्तिशाली घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा था जो मजबूत और पुष्ट लग रहे थे। उनका हर कदम एक जोरदार टाप की आवाज करता था जो दूर तक जाती थी। गाड़ी को हल्का सजाया गया था, फिर भी वो सुंदर लग रही थी। एक अधिकारी के कपड़े पहने हुए व्यक्ति उसके चालक की सीट पर बैठा था और उसे चला रहा था। काले कपड़े और बड़े तिनके वाली टोपी पहने चार और पुरुष पीछे से गाड़ी का पीछा कर रहे थे। वे इसी तरह दिखने वाले घोड़ों पर सवार थे और गाड़ी के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए उसी गति से यात्रा कर रहे थे। गाड़ी के अंदर फिलहाल चार और लोग बैठे थे। एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी सभी बेहद सतर्क लग रहे थे और उन्होंने बिना किसी विशेषता वाले मुखौटे पहने हुए थे। चार व्यक्तियों में से केवल एक महिला थी और उसके चेहरे पर एक घूंघट वेल था जिसने उसकी विशेषताओं को छिपा रखा था। यह महिला वर्तमान में एक ध्यान मुद्रा में बैठी थी और ऐसा लग रहा था कि वह कल्टिवेट कर रही है। गाड़ी का चालक जो गाड़ी के सामने बैठा था पीछे की ओर मुड़ा और उसने गाड़ी की सामने वाली खिड़की खटखटाई। गाड़ी के अंदर बैठे नकाबपोश लोगों में से एक ने खिड़की खोली और गाड़ी के चालक की ओर देखा। हम कस्बे में प्रवेश करने वाले हैं, गाड़ी के चालक ने कहा। कुछ असामान्य? नकाबपोश आदमी ने पूछा। सौभाग्य से कुछ नहीं, आज बर्फ की अनुपस्थिति को छोड़कर सब कुछ सामान्य लग रहा है, गाड़ी के चालक ने जवाब दिया। नकाबपोश आदमी ने सिर हिलाया और सामने की खिड़की बंद कर दी। घूंघट वाली महिला की बंद आंखें सामान्य होने से पहले एक पल के लिए कांपी। गाड़ी जल्द ही नॉर्दर्न टाउन के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर पहुंच गई और रक्षकों गार्ड्स द्वारा रोक दी गई। उसके पीछे आ रहे चार आदमी भी साथ में रुक गए। गाड़ी रोकने वाला रक्षक आगे आया और उसने गाड़ी की ओर देखा। जो भी लोग गाड़ी के अंदर हैं, बाहर आएं और हमें अपने चेहरे दिखाएं, रक्षक ने आदेश दिया। गाड़ी के चालक व्यक्ति ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और बस अपनी आस्तीन से एक छोटी पीतल की तख्ती ब्रॉन्ज प्लेट निकाली। फिर उसने उसे रक्षकों को देखने के लिए आगे किया। रक्षक करीब आया और पीतल की तख्ती को देखने और जांचने के लिए अपने पास मौजूद दीपक का उपयोग किया। जैसे ही रक्षक ने पीतल की तख्ती देखी, वो तन गया और सम्मान में हाथ जोड़कर सलाम किया। उच्च अधिकारियों को मेरा प्रणाम। यह अदना रक्षक आपकी महानता को नहीं पहचान सका और गलती कर बैठा, कृपया इस तुच्छ रक्षक को क्षमा करें। रक्षक ने अपना सिर झुकाकर अत्यंत सम्मान के साथ बात की। आसपास खड़े अन्य रक्षक भी उसके साथ जुड़ गए और सलाम के साथ उनका स्वागत किया। उच्च अधिकारियों को हमारा प्रणाम, रक्षकों ने एक स्वर में चिल्लाया। गाड़ी के अंदर से एक दस्तक की आवाज आई और चालक उसे समझ गया। गाड़ी के चालक ने फिर रक्षकों को रास्ता साफ करने के लिए बस अपने हाथ से इशारा किया। रक्षक इसे तुरंत समझ गए और उन्होंने गेट खोल दिया। फिर वे एक तरफ हट गए और सलाम करते हुए अपना सिर झुका लिया। गाड़ी के चालक ने लगाम को झटका दिया और गाड़ी फिर से चलने लगी। कस्बे में प्रवेश करने के बाद गाड़ी पहले की तुलना में धीमी गति से चली और आगे बढ़ती रही। अपने रास्ते में उन्होंने कई रक्षकों को व्यस्तता से यहां वहां भागते देखा। गाड़ी के अंदर बैठे लोगों ने आवाज सुनी होगी क्योंकि उन्होंने बाहर देखने के लिए खिड़कियां खोली। उन्होंने रक्षकों की असामान्य मात्रा देखी और वे चिंतित हो गए। क्या हम इसी के लिए यहां आए हैं? नकाबपोशों में से एक बोला। गाड़ी के अंदर बैठी महिला की बंद आंखें एक बार फिर कांपी और उसके होंठ धीरे से हिले। परेशान न हो और अभी बस जल्दी करो, घूंघट वाली महिला ने एक उदासीन स्वर में कहा। सभी नकाबपोशों ने तुरंत सिर हिलाया और चालक ने भी शायद ये सुन लिया था। चालक ने फिर अपने हाथ में चाबुक फटकारा, घोड़ों को दौड़ने के लिए उकसाया। गाड़ी ने गति पकड़ी और सड़कों से होकर गुजरी। कुछ मिनटों बाद गाड़ी एक बार फिर धीमी हो गई क्योंकि वह एक संकरी गली में दाखिल हुई। गली इतनी ही चौड़ी थी कि गाड़ी मुश्किल से गुजर सके। गाड़ी फिर एक पुरानी दुकान के सामने आकर रुक गई जिस पर कोई साइन बोर्ड नहीं था। गाड़ी में बैठी घूंघट वाली महिला ने अपनी आंखें खोली और नकाबपोशों को इशारा किया। गाड़ी का चालक उससे नीचे कूद गया और उसका दरवाजा खोलने के लिए बगल में गया। नकाबपोशों में से एक पहले गाड़ी से उतरा, चारों ओर देखा और अपने हाथों से गली के निकास द्वारों की ओर इशारा किया। गाड़ी का पीछा कर रहे अन्य चार काले कपड़े पहने हुए लोग तुरंत आदेश समझ गए और दो जोड़ियों में बंट गए और गली के दोनों सिरों पर खड़े हो गए ताकि किसी को अंदर आने से रोका जा सके। फिर हर कोई गाड़ी से उतर गया, जिसमें घूंघट वाली महिला आखिरी व्यक्ति थी। फिर वे दुकान के दरवाजे तक गए और एक निश्चित पैटर्न में उसे खटखटाया। पहले के विपरीत दरवाजा खोलने में कोई देरी नहीं हुई क्योंकि वह तुरंत खुल गया। दुकान की प्रभारी बूढ़ी औरत ने हाथ जोड़कर सलाम करके आगंतुकों का स्वागत किया और एक तरफ खड़ी हो गई जैसे ही वे अंदर चले गए।
वो कुछ नहीं बोली और पुरुषों को भी कुछ उम्मीद नहीं थी। घूंघट वाली महिला दुकान में दाखिल हुई और तुरंत अगले कमरे में जाने से पहले 1 सेकंड के लिए चारों ओर देखा। 2 नकाबपोश आदमी दुकान में ही रुके जबकि अन्य 2 उसके पीछे गए। उन्होंने सेफ हाउस के छिपे हुए प्रवेश द्वार को सुचारू रूप से खोला और नीचे चले गए। वे जल्द ही सीढ़ियों के नीचे पहुंच गए और उनके रास्ते में खड़े दरवाजे को खोल दिया। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उनके सामने एक जगमगाता हुआ कमरा दिखाई दिया। कुछ लोग पहले से ही 2 कतारों में उनका इंतजार कर रहे थे। वे सब खड़े थे और उन्होंने महिला की ओर देखते हुए एक स्वर में चिल्लाया, मिस्ट्रेस मालकिन को हमारा प्रणाम। सुरक्षित घर, सेफ हाउस में अभी अभी प्रवेश करने वाली घूंघट वाली महिला को देखकर ही बाओ ने मन ही मन राहत की सांस ली। आखिरकार वो यहाँ है, ही बाओ ने सोचा। कल रात की घटनाओं के बाद से हे बाओ अत्यधिक तनाव में था। उसने एक के बाद एक झटके महसूस किए थे और वह अधिक से अधिक चिंतित होता जा रहा था। उनकी जांच कुछ समय से सफल नहीं हो रही थी, लेकिन अब जब उनके पास वास्तव में कुछ सुराग थे तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन पर कोई पहाड़ गिर गया हो। इसकी शुरुआत हे वेन द्वारा दिए गए आपातकालीन संकेत इमरजेंसी सिग्नल से हुई, फिर दोषियों की लाशों का दिखना, उसके बाद लिन म्यू के रैंक का आश्चर्य और फिर अंत में आज सुबह हे वेन के साथ हुई घटना। हे बाओ को लगा कि सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था और यह अकेले संभालने की उसकी क्षमता से बाहर था। हे बाओ आगे बढ़ा और उसने व्यक्तिगत रूप से घूंघट वाली महिला का अभिवादन किया। अभिवादन लीडर, हम आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे, हे बाओ बोला। तो वो क्या आपात स्थिति थी जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है? घूंघट वाली महिला ने ठंडे स्वर में पूछा। हे बाओ ने फिर से बोलने से पहले एक गहरी सांस ली। मुझे डर है कि हमारे पास एक से अधिक मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप कृपया यहाँ आए, ही बाओ ने दूसरे कमरे की ओर इशारा करते हुए जोड़ा। घूंघट वाली महिला कुछ नहीं बोली, बस हे बाओ के पीछे चल दी। हे बाओ उसे ताले वाले कमरे में ले गया, जिसे उसने उसे अंदर जाने देने के लिए खोला। यह वही कमरा था जिसमें वे प्लेटें रखी गई थी जिनका उपयोग आपातकालीन संकेत भेजने के लिए किया गया था। ये प्लेटें बहुत कीमती थी, इसलिए उन्हें इस कमरे में सुरक्षित रूप से बंद रखा गया था, जो महत्वपूर्ण मामलों के लिए एक बैठक कक्ष के रूप में भी काम करता था। कमरा 15 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा था। इसकी छत ऊंची थी, जिससे कई लैंप लटके हुए थे। कमरे के ऊपर कुछ झरोखे वेंट्स भी थे जो ताजी हवा की आपूर्ति कर रहे थे। कमरे के एक तरफ कई मेजें थी जिन पर आयताकार धातु की प्लेटें रखी हुई थी। ये प्लेटें एक स्टैंड से लटकी हुई थी और उनमें एक गोलाकार कटआउट था। जब भी कोई आपातकालीन संकेत सक्रिय होता था तो ये गोलाकार धातु की डिस्क घूमने लगती थी। घूंघट वाली महिला ने आयताकार प्लेटों की ओर देखा और जल्दी से उस एक प्लेट को पहचान लिया जिसकी आंतरिक डिस्क सही जगह पर नहीं थी। ही बाओ ने यह देखा और तुरंत बोला, वही वैन था जिसने आपातकालीन संकेत को सक्रिय करने के लिए संकट की सीटी का उपयोग किया था। घूंघट वाली महिला ने ही बाओ की ओर देखा और कमरे के दूसरे छोर पर रखी बड़ी मेज तक उसके पीछे चलती रही। फिर वो बोलने से पहले उसकी मुख्य सीट पर एक बड़ी और आरामदायक कुर्सी पर बैठ गई। तो क्या हे वेन अब ठीक है? घूंघट वाली महिला ने पूछा। वो ठीक था जब हम मूल रूप से कल रात लौटे थे, लेकिन आज सुबह एक घटना हुई, ही बाओ ने उत्तर दिया। किस तरह की घटना? घूंघट वाली महिला ने सवाल किया। हे बाओ ने एक गहरी सांस ली और अपना स्पष्टीकरण शुरू करने से पहले 1 सेकंड के लिए सब कुछ सोचा। वो जानता था कि यह लंबा और घुमावदार होने वाला है, इसलिए वह पहले अपने सभी विचारों को व्यवस्थित करना चाहता था। घूंघट वाली महिला चुपचाप धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती रही, क्योंकि उसे अपने अधीनस्थों पर भरोसा था। हे बाओ ने फिर कल की सभी घटनाओं को समझाना शुरू किया। उसका स्पष्टीकरण पूरे 15 मिनट तक चला और उसने इसमें हर छोटी बात जोड़ दी क्योंकि वह कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था। वह अपने लीडर की क्षमताओं के बारे में जानता था, इसलिए जानता था कि वह अपने स्पष्टीकरण में जितना गहन होगा वह उतने ही सटीक निष्कर्ष पर पहुंचेगी। अपना स्पष्टीकरण समाप्त करने के बाद ही बाओ ने एक और गहरी सांस ली और रुक गया। घूंघट वाली महिला भी चुप हो गई और फिर से बोलने से पहले 5 मिनट तक सोचा। मैं दोषियों की लाशें और आपके द्वारा पाए गए सबूत भी देखना चाहूंगी। हे बाओ ने सिर हिलाया और अपनी जेब से खून से सना कागज का टुकड़ा निकाला और उसे लीडर को दे दिया। उसने कागज को देखा और सटीक निर्णय लेने के लिए उसका हर इंच विश्लेषण करने से पहले उसे जल्दी से पढ़ा। उसने एक पल के लिए उसे सूंघा भी। चलो अब लाशों को देखते हैं, घूंघट वाली महिला ने आदेश दिया। जी लीडर, हे बाओ ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। हे बाओ ने फिर घूंघट वाली महिला को भंडारण कक्ष स्टोरेज रूम की ओर निर्देशित किया जहां दोषियों के शव रखे गए थे। जैसे ही वे ठंडे कमरे में पहुंचे, महिला शवों के पास गई। हे बाओ ने अचानक एक निश्चित लहर को गुजरते हुए महसूस किया और समझ गया कि यह घूंघट वाली महिला की स्पिरिट सेंस जांच थी। घूंघट वाली महिला ने किसी भी शरीर को नहीं छुआ, बल्कि केवल अपनी स्पिरिट सेंस से उन्हें स्कैन किया। वह एक पल के लिए घबराई हुई लग रही थी,
लेकिन यह उसके घूंघट के नीचे दिखाई नहीं दे रहा था। 1 मिनट बाद वह अपने अवलोकन के साथ समाप्त हो गई थी। वे मृत्यु योद्धा, डेथ वॉरियर्स हैं, निम्न स्तर वाले, लेकिन वास्तव में मृत्यु योद्धा ही हैं। घूंघट वाली महिला ने निष्कर्ष निकाला। हम ये भी पुष्टि कर सकते हैं कि शहर के रक्षक इसमें शामिल हो सकते हैं। अब से शहर के सभी रक्षकों की बारीकी से जांच की जानी है, घूंघट वाली महिला ने जोड़ा। लीडर, लिन म्यू नाम का लड़का भी आपसे मिलना चाहता है। ही बाओ ने अपनी सांस रोककर बात की। हाँ, मैं भी इस लड़के से मिलना चाहती हूँ। लॉर्ड उसमें विशेष रूप से रुचि रखते हैं। घूंघट वाली महिला ने अपनी आवाज में थोड़ी रुचि के साथ उत्तर दिया। लीडर, मुझे डर है कि हम उस लड़के के साथ अपनी सीमाओं से बाहर जा रहे होंगे। मैं पूरी निश्चितता के साथ कह सकता हूं कि वो श्रेणी 4, कैटेगरी 4 का पक्ष है, हे बाओ ने गंभीरता से कहा। घूंघट वाली महिला की पुतलियां उसके घूंघट के नीचे फैल गईं। वो लड़का शहर के अन्य श्रेणी 4 के पक्ष के बारे में भी जानता है, ओल्ड मैन। जिंग, हे बाओ ने जोड़ा। यदि घूंघट वाली महिला का झटका पहले उसके घूंघट के कारण छिपा हुआ था, तो अब ये पूरी तरह से प्रकट हो गया था, क्योंकि हे बाओ भी उसकी सांसों को उखड़ते हुए सुन सकता था। वो कसम खा सकता था कि उसने उसे एक संक्षिप्त क्षण के लिए कांपते हुए भी देखा था। क्या आपके पास उसके कल्टीवेशन आधार के बारे में कोई अनुमान है? घूंघट वाली महिला ने सवाल किया। मैंने स्वयं इसकी पुष्टि करने का साहस नहीं किया, लेकिन हे वेन को यकीन है कि यह ची रिफाइनिंग रेल्म के शिखर पर होना चाहिए, क्योंकि लड़के ने अपनी स्पिरिट सेंस को भी परिष्कृत, रिफाइंड कर लिया है। हमने उसके द्वारा मचाया गया नरसंहार भी देखा। ये सभी शव जो आप यहाँ देख रहे हैं, उसी की कलाकारी हैं। हे बाओ ने समझाया। उसके पास स्किल है जो काफी विचित्र और भयानक हैं। हे वेन ने इसका अनुभव किया है और इसके कारण वो बहुत परेशान हो गया है, उसने जोड़ा। लीडर के आगमन से 15 मिनट पहले हे वेन ने थोड़ा आराम किया था और अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था। फिर भी पहले हुए दुस्वप्न के विचार उसे सता रहे थे। वो लाखों तलवारों द्वारा टुकड़ों में काटे जाने के दर्द को भी स्पष्ट रूप से याद कर सकता था। हे वेन सोच रहा था कि लिन म्यू किस तरह की कल्टीवेशन तकनीक या स्किल का अभ्यास करता है कि उसकी मात्र उपस्थिति के कारण उसे इस तरह के प्रतिकूल प्रभाव, बैकलैश का अनुभव हुआ। केवल उसका गूढ़ मंत्र सुनना ही उसे हराने के लिए पर्याप्त था। हालांकि इसका अनुभव करने के बाद हे वेन को पूरी तरह से पछतावा नहीं हुआ। कम से कम मैं लॉर्ड को इसके बारे में सूचित कर सकूंगा। इस तरह वो नुकसान में नहीं रहेंगे, ही वेन ने सोचा। इस विचार के साथ हे वेन हे बाओ को खोजने गया। हे बाओ ने उसे पहले ही आराम करने के बाद उससे मिलने आने के लिए कहा था, इसलिए ये सिर्फ उसके उद्देश्य को पूरा करता था। हे वे को जल्दी ही बाओ उसके व्यक्तिगत कमरे में मिल गया। उसने देखा कि दरवाजा पहले से ही खुला था, इसलिए वो बस अंदर चला गया। हे बाओ वर्तमान में अपने डेस्क पर बैठा था और अपने हाथ में एक स्क्रॉल से एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। लीडर के आगमन की तैयारी कर रहा है, मैं देख रहा हूं, ही वे ने मन ही मन कहा। ही बाओ ने ही वेन के कदमों की आहट सुनी, इसलिए उसे अंदर आते देखने के लिए ऊपर देखा। क्या तुम अब ठीक महसूस कर रहे हो? ही बाओ ने सवाल किया। पूरी तरह से नहीं, लेकिन कम से कम पहले से बेहतर, ही वे ने उत्तर दिया। तुम्हें बस और आराम करना चाहिए। लीडर तुम्हारी अनुपस्थिति पर बुरा नहीं मानेंगी, मैं उन्हें तुम्हारी स्थिति के बारे में सूचित कर दूंगा, ही बाओ ने चिंता के साथ उत्तर दिया। हाँ, मैं वह करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें बताना होगा कि मेरे साथ क्या हुआ, ही वे ने बीच में ही रोक दिया। हे बाओ ने जवाब में सिर हिलाया और बोला, तो आगे बढ़ो। हे वेन ने फिर शुरू से ही बाओ को बताना शुरू किया कि क्या हुआ था। कैसे उसने लिन म्यू को कुछ गूढ़ मंत्र बोलते हुए देखा और कैसे वो उत्सुक हुआ और उन्हें सुना। फिर उसने उसे बताया कि उसके बाद उसने क्या महसूस किया और फिर वह कैसे अपने मन में फंस गया और लाखों तलवारों द्वारा असंख्य टुकड़ों में काटे जाने के दुस्वप्न का अनुभव किया। ही वे ने ही बाओ को यह भी बताया कि कैसे उसने दोषियों के साथ युद्ध के दौरान लिन म्यू को इसी तरह के मंत्र बोलते सुना था और कैसे उन मंत्रों ने दोषियों को तब तक स्थिर कर दिया था जब तक कि वे लिन म्यू द्वारा मारे नहीं गए। जितना अधिक हे बाओ ने सुना, वो उतना ही अधिक स्तब्ध और चिंतित होता गया। हे बाओ जानता था कि दुनिया में उतनी ही कल्टीवेशन तकनीकें थी जितनी समुद्र में पानी की बूंदें। सामान्य कल्टीवेशन तकनीकें थी जो एक दूसरे के समान थी, और फिर ऐसी कल्टीवेशन तकनीकें थी जो पूरी तरह से अद्वितीय थी। हे बाओ ने निषिद्ध, फॉरबिडन कल्टीवेशन तकनीकों के बारे में अफवाहें या किंवदंतियों के समान बातें सुनी थी जिन्हें केवल कुछ चुने हुए लोग ही कर सकते थे। ये कल्टीवेशन तकनीकें उनके उपयोगकर्ता के लिए अत्यधिक अनुकूल होती थी और दूसरों के लिए प्रतिकूल प्रभाव पैदा करती थी जो इसका उपयोग करने की कोशिश करते थे। लेकिन तब भी उसने कभी ऐसी कल्टीवेशन तकनीक के बारे में नहीं सुना था जो किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सके यदि वह केवल किसी की उपस्थिति में हो। हे वेन के जीवंत विवरणों और भावों से हे बाओ बता सकता था कि यह कोई मामूली अतिशयोक्ति नहीं थी और वास्तव में वही था जो उसने कहा था। अगर सिर्फ उसकी मौजूदगी ही इतनी खतरनाक है,
तो जब वो वास्तव में अपनी पूरी ताकत से किसी पर हमला करेगा तो कैसा होगा? हे बाओ ने सोचा। हे बाओ बता सकता था कि लिन म्यू ने पिछले युद्ध के दौरान भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। अब वो समझ गया था कि वे कितने भाग्यशाली थे कि लिन म्यू ने उनके पक्ष में शामिल होना चुना और उनका दुश्मन नहीं था। खैर, कम से कम अभी तो नहीं। मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। कौन जानता है कि उस लड़के की क्या पृष्ठभूमि है? जहां तक हम जानते हैं, उसका सारा इतिहास नकली हो सकता है और उसे गुप्त विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया गया होगा, ही बाओ ने सोचा। हे वेन का स्पष्टीकरण समाप्त होने के बाद उसके चेहरे पर राहत की हल्की अभिव्यक्ति देखी जा सकती थी, जैसे कि उसके मन से कोई बोझ उतर गया हो। हालांकि वह जो नहीं जानता था वह यह था कि यह बोझ गायब नहीं हुआ था, बल्कि यही बाओ पर स्थानांतरित हो गया था और आकार में बढ़ भी गया था। मुझे इस बारे में सूचित करने के लिए धन्यवाद। ऐसा करना तुम्हारी बुद्धिमानी थी। तुम्हें अब जाकर आराम करना चाहिए, बाकी मैं देख लूंगा, हे बाओ बोला। हे वेन ने बस सिर हिलाया और फिर से आराम करने के लिए कमरे से बाहर चला गया। लीडर जल्द ही आती होंगी। बेहतर होगा कि मैं दूसरों को इकट्ठा करूं और प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा करूं, हे बाओ बड़बड़ाया। हे बाओ ने उस स्क्रॉल को जो वह पढ़ रहा था वापस एक दराज में रख दिया और फिर कमरे से बाहर निकल गया। मुख्य हॉल में इकट्ठा हो जाओ हे कॉप्स, लीडर किसी भी मिनट पहुंचती होंगी, हे बाओ चिल्लाया। सुरक्षित घर के अंदर भंडारण कक्ष में वर्तमान समय। हे बाओ ने लिन म्यू के बारे में हे कॉप्स की लीडर घूंघट वाली महिला को बताना अभी समाप्त किया था। उसका पूरा स्पष्टीकरण सुनने के बाद घूंघट वाली महिला पूरी तरह से स्तब्ध थी और अपनी किस्मत की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी। हालांकि वह अभी भी यह नहीं बता सकती थी कि यह भविष्य में दुर्भाग्य में बदल जाएगा या नहीं। बेहतर होगा कि हम इसे एक एक कदम करके लें। सबसे बुनियादी बात इस लड़के लिन म्यू के साथ संघर्ष से बचना और किसी भी शत्रुता को रोकना होगा, घूंघट वाली महिला ने निष्कर्ष निकाला। शायद लॉर्ड को व्यक्तिगत रूप से इस लड़के से मिलना चाहिए, घूंघट वाली महिला ने सोचा। जैसा आप कहें लीडर, हे बाओ ने उत्तर दिया। घूंघट वाली महिला ने फिर सिर हिलाया और फिर से बोला, दूसरे लोग जाकर दोषियों के बारे में और सुराग जुटाने की कोशिश करेंगे। इस बीच हमें इस लिन म्यू से मिलना चाहिए। हे बाओ ने घूंघट वाली महिला को पीछे आने का इशारा किया और फिर उसे उस कमरे में ले गया जहां लिन म्यू वर्तमान में रह रहा था। वे 1 मिनट में कमरे में पहुंच गए और ही बाओ ने दरवाजा खोला। वह पहले अंदर गया और लिन म्यू को ढूंढा। उसने तुरंत लिन म्यू को देख लिया क्योंकि वह अभी भी बिस्तर पर उसी स्थिति में बैठा था। लिन म्यू अभी कल्टीवेशन करने पर उतना केंद्रित नहीं था, इसलिए वह आसानी से पता लगाने में सक्षम था कि कमरे का दरवाजा कब खुला। उसकी आंखें झटके से खुल गईं और उसने हे बाओ को कमरे में प्रवेश करते देखा, जिसके साथ एक और व्यक्ति भी था। इस व्यक्ति के चेहरे पर एक घूंघट था जिसने उनकी विशेषताओं को छिपा दिया था, लेकिन लिन म्यू बता सकता था कि वह एक महिला थी। हे कॉप्स की लीडर, लिन म्यू ने धीरे से बुदबुदाया। अपनी स्पिरिट सेंस को सतर्क रखो, वो तुम्हें जांचने की कोशिश कर सकती है, जुकोंग ने आदेश दिया। जी सीनियर, लिन म्यू ने अपने मन में उत्तर दिया। सीनियर जुकोंग के शब्दों का पालन करते हुए लिन म्यू ने अपनी स्पिरिट सेंस का विस्तार किया और उसे सतर्क रखा। अगले ही पल में सीनियर जुकोंग के शब्द सच हो गए क्योंकि उसने अपनी स्पिरिट सेंस के साथ किसी अन्य व्यक्ति की स्पिरिट सेंस की टक्कर महसूस की। सीनियर जुकोंग डुअनके और ओल्ड मैन जिंग को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति की स्पिरिट सेंस का अनुभव करने का यह उसका पहला मौका था। लिन म्यू ने उनके बीच की दूरी देखी और अनुमान लगाया कि घूंघट वाली महिला की स्पिरिट सेंस की सीमा 10 मीटर से थोड़ी कम, संभवतः 9 मीटर होनी चाहिए। लिन म्यू घूंघट वाली महिला की स्पिरिट सेंस और अन्य स्पिरिट सेंसेस के बीच अंतर भी देख सकता था जिनका उसने अनुभव किया था। यह उसके द्वारा देखे गए किसी भी अन्य की तुलना में बहुत कमजोर थी। जिन स्पिरिट सेंसेस का उसने पहले अनुभव किया था उनमें सीनियर जुकोंग की सबसे मजबूत थी, जबकि डुअनके की सबसे कमजोर थी। लेकिन फिर भी घूंघट वाली महिला की स्पिरिट सेंस डुअनके की तुलना में कम से कम 10 गुना कमजोर थी। लिन म्यू को विश्वास था कि वह कुछ ही हफ्तों में घूंघट वाली महिला से आगे निकल जाएगा। लिन म्यू की तरह ही घूंघट वाली महिला ने भी लिन म्यू के कल्टीवेशन आधार का अनुमान लगाने की कोशिश करने के बारे में सोचा था। लेकिन जब उसने अपनी स्पिरिट सेंस जांच को लिन म्यू की स्वयं की स्पिरिट सेंस द्वारा अवरुद्ध महसूस किया तो उसने तुरंत इसे वापस ले लिया। वो लिन म्यू की स्पिरिट सेंस के घनत्व को महसूस कर सकती थी और आगे जांच नहीं करना चाहती थी क्योंकि इससे वो नाराज हो सकता था। उसकी स्पिरिट सेंस पहले से ही मेरी तुलना में सघन है और उसकी सीमा भी मेरी तुलना में व्यापक होनी चाहिए, वह बस इसे रोक रहा होगा, घूंघट वाली महिला ने सोचा। वो ची रिफाइनिंग रेल्म के बिल्कुल शिखर पर होना चाहिए, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन उसकी कल्टीवेशन तकनीक बहुत अधिक मजबूत और श्रेष्ठ होनी चाहिए, घूंघट वाली महिला ने विचार किया। लिन म्यू कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जिस संक्षिप्त क्षण में उनकी स्पिरिट सेंस टकराई थी उस घूंघट वाली महिला ने इतनी सारी बातें सोच ली होंगी और यहां तक कि उसके कल्टीवेशन का बहुत बड़ा अनुमान लगा लिया होगा।
उसने घूंघट वाली महिला द्वारा उपयोग की गई स्पिरिट प्रोब का बुरा नहीं माना और ठीक था, क्योंकि मिलने के बाद उसने तुरंत इसे वापस ले लिया था। घूंघट वाली महिला पास आई और उसके सामने खड़ी हो गई। अभिवादन, मैं लिन म्यू हूँ। लिन म्यू ने हाथ जोड़कर घूंघट वाली महिला का अभिवादन किया, जैसा कि उचित शिष्टाचार था। उसके लिए आश्चर्य की बात यह थी कि घूंघट वाली महिला ने वास्तव में उसके अभिवादन का उत्तर दिया। अभिवादन, साथी, साधक, कल्टिवेटर। मेरा नाम हे वैन है, घूंघट वाली महिला ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। हे बाओ भी इससे हैरान था, इसलिए नहीं कि घूंघट वाली महिला ने लिन म्यू का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया, क्योंकि इसकी तो पहले से ही उम्मीद थी, बल्कि उसकी आवाज के लहजे के कारण। वो लीडर जो अपने लहजे के साथ हमेशा ठंडी और सीधी रहती थी, अचानक एक मधुर और सौम्य लहजे में बदल गई थी, जो मधुरता के दायरे को छू रही थी। हे वैन नाम की घूंघट वाली महिला ने लिन म्यू को बैठने का इशारा किया। कृपया सहज रहें, हम बस अनौपचारिक रूप से बात करेंगे, हे वैन बोली। लिन म्यू ने सिर हिलाया और बैठने के लिए बगल से एक कुर्सी खींची। ही बाओ ने भी बैठने के लिए ही वान के लिए एक कुर्सी आगे बढ़ाई, जबकि वो स्वयं बगल में खड़ा रहा। लिन म्यू ने यह देखा और ही बाओ की ओर देखा, लेकिन उसने बस अपना सिर हिला दिया। उसके इरादे को समझते हुए लिन म्यू ने इस पर सवाल नहीं किया। हे वैन के पास कई सवाल थे जो वह पूछना चाहती थी, लेकिन जानती थी कि उसे कुछ संयम दिखाना होगा और खुद तक सीमित रहना होगा, कहीं ऐसा न हो कि वह अपने सामने वाले साधक को नाराज कर दे। लिन म्यू के साथ अपनी पहली गैर मौखिक बातचीत में उसने पहले ही लिन म्यू के व्यक्तित्व का एक हिस्सा समझ लिया था और समझ गई थी कि वो काफी सौम्य और आरक्षित था। अन्य युवा और प्रतिभाशाली साधकों की तुलना में जो अक्सर अहंकारी और अकड़ू होते थे, वो बहुत अधिक तर्कसंगत था। हे वैन ये सोचे बिना नहीं रह सकी कि उसे इस तरह विनम्र होने के लिए कैसी परवरिश मिली होगी। उसने जांच की थी और लिन म्यू के माता पिता की स्थिति के बारे में जान लिया था और जानती थी कि वह एक अनाथ था। वो लिन म्यू के वर्तमान स्तर का श्रेय केवल एक छिपे हुए गुरु को ही दे सकती थी। इस बिंदु पर हे वैन केवल यह आशा कर सकती थी कि लिन म्यू की जो भी पृष्ठभूमि थी, वो या तो सौहार्दपूर्ण थी या कम से कम उनके साथ तटस्थ थी। जब हे वैन ने सुना कि उसके सामने वाला लड़का ओल्ड मैन जिंग के बारे में जानता है, तो वो पहले से ही बेहद सतर्क थी। उसे अभी भी याद था जब वो और उसके लॉर्ड कुछ साल पहले ओल्ड मैन जिंग से पहली बार टकराए थे। कुछ साल पहले वू लिम शहर में एक दुबला पतला आदमी जिसमें एक विद्वान जैसी आभा थी, एक शानदार दिखने वाली कुर्सी पर बैठा था और एक व्यक्ति को बोलते हुए सुन रहा था। वो एक ऐसे कमरे में बैठा था जो एक अध्ययन कक्ष, स्टडी रूम जैसा दिखता था और धीरे से चमकती रोशनी से जगमगा रहा था। कमरे में 5 और लोग थे और वे सभी गहरे नीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे। 5 लोगों में से केवल एक व्यक्ति ने नकाब नहीं पहना था और उसके बजाय घूंघट पहना हुआ था। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हे कॉप्स की लीडर हे वान थी और शानदार कुर्सी पर बैठा विद्वान व्यक्ति वह लॉर्ड था जिसका हे कॉप्स पालन करती थी। यदि कोई इसे महसूस कर पाता तो उसे पता चलता कि नकाब पहने हुए 4 पुरुष सभी कोर कंडेंसेशन रेल्म के साधक थे। इस तरह का समूह ऐसा नहीं था जिसे हर दिन देखा जा सके। वर्तमान में नकाबपोश कोर कंडेंसेशन रेल्म विशेषज्ञों में से एक बोल रहा था। हमने ब्लैक डॉन साम्राज्य और ईस्टर्न मिंग राजवंश की अपनी प्रारंभिक टो पूरी कर ली है। हमने जो कुछ भी खोजा वो पहले जैसा ही था, लेकिन फिर भी कुछ असामान्यताएं थी जिन्हें हमने पाया। लॉर्ड के सामने खड़े व्यक्ति ने कहा, हमें लगता है कि कोई हेरफेर कर रहा है और अपनी संलिप्तता छिपा रहा है। ब्लैक डॉन साम्राज्य के शाही परिवार के बीच हालिया संघर्ष भी उन्हीं की करतूत लग रही है। दाईं ओर खड़ा एक अन्य नकाबपोश व्यक्ति बोला। लॉर्ड ने जवाब देने से पहले अपनी दाढ़ी को 2 बार सहलाया। वो ठीक है, ये वास्तव में वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। हमें बस इसे आगे और मॉनिटर करने की आवश्यकता होगी। अभी के लिए बस कुछ निचले सदस्यों को स्थिति पर नजर रखने के लिए नियुक्त करें और यदि यह और जटिल हो जाता है केवल तभी हम हस्तक्षेप करेंगे। लॉर्ड ने फिर नकाबपोश लोगों की ओर देखा और बोलने से पहले उन्हें स्कैन किया। महत्वपूर्ण कुछ और? नकाबपोश पुरुषों में से एक हिचकिचाता हुआ लग रहा था और यह नकाब के पीछे छिपा था। फिर भी लॉर्ड ने इसे पकड़ लिया। क्या तुम्हारे पास कुछ कहने को है? लॉर्ड ने शांत स्वर में पूछा। मेरे पास है, लेकिन मैं अपने लॉर्ड का समय बर्बाद नहीं करना चाहता, नकाबपोश व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। लॉर्ड ने फिर अपना हाथ लहराया और बोला, आगे बढ़ो, हमारे पास अभी भी कुछ समय बचा है। नकाबपोश व्यक्ति ने फिर बोलने से पहले सम्मान में हाथ जोड़े। उत्तरी सीमा से लौटते समय यह सेवक उत्तरी शहर से गुजरा और थोड़े समय के लिए रुका। वहां मैंने कुछ अलग महसूस किया। मुझे ऐसा लगा जैसे हवा में स्पिरिट ची का प्रवाह असामान्य था और एक निश्चित क्षेत्र की ओर इकट्ठा होता प्रतीत हो रहा था। इसलिए इसकी जांच करने के लिए मैं उस क्षेत्र की ओर बढ़ा जो एक साधारण और परित्यक्त गली थी। पहली अजीब बात जो मुझे पता चली वो ये थी कि गली में कोई नहीं था। गली की सभी दुकानें पुरानी और जर्जर लग रही थी। नकाबपोश व्यक्ति ने जारी रखने से पहले एक सांस ली। फिर मैंने दूसरी अजीब बात महसूस की।
जब मैंने गली की जांच करने की कोशिश की तो मेरी स्पिरिट सेंस अवरुद्ध हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई बाधा, बैरियर खड़ी की गई थी जो उसे घेरे हुए थी। चाहे मैंने किसी भी दिशा में कोशिश की, मेरी स्पिरिट सेंस हमेशा अवरुद्ध थी। इस सेवक ने तब ये देखने के लिए कि इसका कारण क्या था, स्वयं गली में प्रवेश करने का निर्णय लिया। जैसे ही मैंने गली में प्रवेश किया, मैं हवा में केंद्रित स्पिरिट ची को महसूस कर सकता था। मैंने चारों ओर देखा और निष्कर्ष निकाला कि उस क्षेत्र पर एक भ्रामक संरचना, एल्यूसरी फॉर्मेशन, रखी गई थी। फिर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने आकाश में किसी को देखा, लेकिन वे अगले ही सेकंड में गायब हो गए। और इसके साथ ही उस क्षेत्र को कवर करने वाली संरचना भी गायब हो गई। कुछ सेकंड बाद हवा में स्पिरिट ची की सांद्रता भी सामान्य हो गई। लॉर्ड के चेहरे के भाव हर सेकंड के साथ तीखे होते जा रहे थे। तुम गली से कैसे निकले? लॉर्ड ने ठंडे स्वर में पूछा। कमरे के अन्य लोग वर्तमान में नकाबपोश व्यक्ति के शब्दों से थोड़े स्तब्ध थे, इसलिए उन्होंने उस हल्की आभा, ऑरा का पता नहीं लगाया जो लॉर्ड के शरीर से उठ रही थी। नकाबपोश व्यक्ति जो बोल रहा था, अपने लॉर्ड का प्रश्न सुनने के बाद अचानक उसके चेहरे पर भ्रमित भाव आ गया। वो बोलने से पहले कुछ सेकंड के लिए अपने ख्यालों में खो गया। मैं मुझे नहीं पता कैसे, मुझे ये भी याद नहीं आ रहा है कि मैं उसे कब छोड़कर बाहर आया, नकाबपोश व्यक्ति ने हकलाते हुए कहा। विद्वान व्यक्ति से अचानक एक क्रोधित आभा फूट पड़ी, एक आभा जो यहां मौजूद सभी लोगों की आभाओं से कहीं अधिक मजबूत थी। मूर्ख, तुम इतने समय से एक व्याकुल संरचना, कंफाउंडिंग फॉर्मेशन के प्रभाव में थे और तुम्हें इसका एहसास ही नहीं हुआ। लॉर्ड अपनी आंखों से फूटते हुए गुस्से के साथ चिल्लाया। बगल में खड़ी घूंघट वाली महिला की आंखें अचानक एहसास में चौड़ी हो गईं। उस क्षेत्र में एक व्याकुल संरचना रखी गई थी। क्या होगा यदि तुम्हारा अब तक पीछा किया गया हो? हे वैन जोर से बोली। यही वह समय था जब हे कॉप्स के अन्य सदस्यों को अपनी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। अचानक, मानो उनके डर को सही ठहराने के लिए, एक थोपने वाली आभा जो लॉर्ड से भी अधिक मजबूत थी, कमरे में उतरी। कौन है? लॉर्ड ने चिल्लाकर कहा, क्योंकि वह आभा के भार को सहने के लिए संघर्ष कर रहा था। कमरे के अन्य लोग पहले से ही इसे सहने में असमर्थ थे, क्योंकि वे सभी तुरंत अपने घुटनों के बल गिर गए। फिर अगले ही पल में कमरे की छत फट गई, क्योंकि दो लोग आकाश से नीचे उतरे। कमरे में उतरने वाले दो लोग एक बूढ़ा व्यक्ति था जो प्राचीन लग रहा था और जिसकी लंबी दाढ़ी थी, साथ ही एक युवा महिला जिसने हरे रंग का ताओवादी वस्त्र, डाओस्ट रोब, पहना था और उसके बालों में एक लकड़ी का हेयरपिन था जो चिनार के पत्ते, पॉपुलर लीफ के आकार का था। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि दादा और पोती की जोड़ी, जिंग वेई और डुअन के थे। इस जोड़ी ने कमरे में मौजूद लोगों को देखा और अंत में अपनी निगाहें लॉर्ड पर टिका दी। हुन्फ को कंडेंसेशन रेल्म के साधकों का एक तुच्छ समूह, डुअन के ने उपहास किया। लगता है कि तुम सही थी के, मैं इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। वे हमारे समय के लायक नहीं हैं। जिंग वे बोला। क्या मुझे इन्हें खत्म कर देना चाहिए? डुअन के ने लॉर्ड से अपनी डरावनी निगाहें हटाए बिना पूछा। जिंग वे सोचता हुआ लग रहा था, क्योंकि उसने तुरंत उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उससे थोपने वाली स्पिरिट ची की एक लहर निकली और चारों ओर फैल गई। कुछ सेकंड बाद वह एक निष्कर्ष पर पहुंचा हुआ लगा और बोला, नहीं, उन्हें अभी के लिए छोड़ दो। जिंग वे ने अपनी पोती की ओर देखते हुए कहा। वो फिर वापस लॉर्ड की ओर मुड़ा और एक भव्य स्वर में बोला, ये तुम्हारी पहली और आखिरी चेतावनी है। हमारे मामलों में हस्तक्षेप न करें और हमारे क्षेत्र में भी घुसपैठ न करें। प्रत्येक व्यक्ति इन शब्दों को अपने मन में उकेरा हुआ महसूस कर सकता था। उन सभी ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया, हालांकि कठिनाई के साथ। चलिए चलते हैं, दादाजी, डुअन के बोली और फिर अपने स्थानिक खजाने, स्पेशल ट्रेजर से एक स्पिरिट तलवार निकाली। दादा और पोती की जोड़ी बस स्पिरिट तलवार पर सवार होकर निकलने ही वाली थी जब लॉर्ड ने अपने दांत भींचे और जोर से बोला, क्या मुझे आपके महामहिमों, एक्सेलेंसीज के नाम मिल सकते हैं? लॉर्ड ने अपना सिर झुकाते हुए पूछा। बीच में रोके जाने के बाद डुअन के चेहरे पर झुंझलाहट का भाव आ गया। वह बस बोलने ही वाली थी जब जिंग वे ने उसे इशारा किया और वह एक हुंफ छोड़ते हुए शांत हो गई। तुम मुझे ओल्ड मैन जिंग कह सकते हो, जिंग वे ने अपनी भारी आवाज में उत्तर दिया। ये जूनियर उस कृपा को हमेशा याद रखेगा जो सीनियर ने मुझे दिखाई है। लॉर्ड ने एक ऐसे लहजे में बात की जो विस्मय और सम्मान से लबालब था। हे कॉप्स के सदस्य बिना कहे ही जमीन पर साष्टांग प्रणाम करने लगे। वैसे भी वे थोपने वाले दबाव के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे थे। जिंग वे ने स्पिरिट तलवार पर सवार होकर उड़ने से पहले हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उनके जाने के एक पल बाद डुअन के की आवाज फिर से गूंजी। बेहतर होगा कि तुम इसे अपने तक ही सीमित रखो, वो ठंडे और डरावने लहजे में बोली। जिंग वेई और डुअन के जाने के कुछ मिनट बाद कमरे में मौजूद लोग आखिरकार शांत होने और खुद पर नियंत्रण पाने में सक्षम हुए। हे कॉप्स अभी फर्श से खुद को मुश्किल से ही ऊपर उठा पा रहे थे।
वे अपने हाथों के सहारे दंडवत मुद्रा काउटाउन पोस्चर से उठकर बैठे और उसके बाद के मंजर को देखा। उन्होंने मलबे को देखा जो छत गिरने के कारण चारों ओर बिखरा हुआ था और किताबों की अलमारियां भी गिरी हुई थी। लेकिन अंत में उनकी निगाहें उनके एक साथी पर जाकर टिक गईं। यह वही व्यक्ति था जिसने असामान्यता के बारे में सूचना दी थी और वही जिसे लॉर्ड ने डांटा भी था। विचाराधीन व्यक्ति वर्तमान में दंडवत मुद्रा में ही फंसा हुआ था। दूसरों के विपरीत जिन्होंने खुद को उठा लिया था वह अभी भी वहीं फंसा हुआ था। नकाबपोश पुरुषों में से एक घिसटते हुए उस व्यक्ति के पास गया जो अभी भी दंडवत कर रहा था और बोला, अरे क्या तुम ठीक हो? वह बोला। अचानक लॉर्ड, जो अब तक झुके हुए थे, अपने सिंहासन पर धड़ाम से गिर पड़े। कोई फायदा नहीं है, वो पहले ही मर चुका है, लॉर्ड थके हुए स्वर में बोले। क्या क्या? हर कोई एक साथ बोला। जो नकाबपोश आदमी दंडवत करने वाले आदमी के पास था उसने उसे हिलाया और उसे दूसरी तरफ गिरते देखा। जो नकाबपोश आदमी अब तक दंडवत कर रहा था उसकी आंखों और मुंह से खून बह रहा था। उसकी पुतलियां उसकी खोपड़ी में पलट गई थी और वह अब सांस नहीं ले रहा था। नकाबपोश महिला ने हौंफते हुए लॉर्ड की ओर देखा और बोलने से पहले अपने शब्दों का हिसाब लगाया। मेरे लॉर्ड, क्या वे थे? मुझे डर है कि हाँ, लॉर्ड ने अपनी नाक के ऊपरी हिस्से को मलते हुए संक्षेप में कहा। लॉर्ड को पहले से ही सिरदर्द महसूस होने लगा था। उन्होंने नहीं सोचा था कि एक नियमित मिशन का अंत इतने बड़े झमेले में होगा। उन्होंने अपने एक को कंडेंसेशन रेल्म के कल्टिवेटर को खो दिया था और एक छिपे हुए विशेषज्ञ को भी नाराज कर दिया था जो कम से कम एक डाउ शेल रेल्म का कल्टिवेटर था। अन्य नकाबपोश पुरुष आखिरकार जमीन से खुद को उठाने में सक्षम हुए। वे लड़खड़ाते हुए खड़े हुए और अपने लॉर्ड की ओर देखा। उनकी कल्टिवेशन क्या थी? नकाबपोश पुरुषों में से एक ने पूछा। अन्य नकाबपोश पुरुष भी इस सवाल में शामिल हो गए क्योंकि वे भी उत्सुक थे। वे अपने नेता और अपने लॉर्ड के बीच की बातचीत का मतलब नहीं समझ पाए थे। लॉर्ड ने सवाल सुना और असंतोष के साथ आह भरी। यह अच्छा था कि मैंने हेवान को नेता बनने के लिए चुना, भले ही वो उनसे कमजोर है, लॉर्ड ने सोचा। बूढ़ा व्यक्ति कम से कम डाउ शेल रेल्म का कल्टिवेटर था, जबकि वह महिला शायद कोर कंडेंसेशन रेल्म की कल्टिवेटर थी क्योंकि वह एक स्पिरिट स्वॉर्ड का उपयोग करके उड़ने में सक्षम थी। हालांकि वह उससे भी अधिक शक्तिशाली हो सकती है, हेवान ने अपने लॉर्ड की ओर से उत्तर दिया। हेवान अपने लॉर्ड में बढ़ते असंतोष को महसूस कर सकती थी, इसलिए उसने उनकी ओर से उत्तर दिया। उसने ये भी सोचा कि वे भविष्य में इस मामले को कैसे सुलझाएंगे। लिन म्यू हेवान को देख रहा था, उसके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश कर रहा था। जिस सौम्य तरीके से उसने उससे बात की थी उसने उसे अजीब महसूस कराया था, इसलिए वह उसके बारे में थोड़ा और जानना चाहता था। तो आप कहते हैं कि ये लोग मर्सनरीज का अपहरण कर रहे हैं? हेवान ने पूछा। मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन ऐसा ही लगता है। उनके पास मेमोरी कंफाउंडिंग पॉइजन भी था, लिन म्यू ने उत्तर दिया। लिन म्यू ने फिर मेमोरी कंफाउंडिंग पॉइजन की छोटी शीशी निकाली जिसे उसने रिंग में रखा था। उसने फिर इसे हेवान को थमा दिया, जिसने इसे ले लिया। उसने इसे 1 मिनट तक देखा और ऐसा लगा जैसे वह इसकी प्रामाणिकता निर्धारित करने के लिए अपनी स्पिरिट सेंस का उपयोग कर रही हो। ये वास्तव में मेमोरी कंफाउंडिंग पॉइजन है, हेवान ने निष्कर्ष निकाला। उन्हें एक मर्सनरी पर कुछ बीस्ट इंसाइटिंग पाउडर भी मिला, हेबाओ बोल उठा। ये सुनकर हेवान की आंखें सिकुड़ गईं। आपको यह एक मर्सनरी पर मिला, न कि किसी अपराधी पर? उसने पुष्टि करने के लिए पूछा। हाँ, मुझे यह एक मृत मर्सनरी के शरीर पर मिला। मैं वास्तव में चाहता था कि कोई इसे देखे और पता लगाए कि यह कहां से आया है, लिन म्यू ने उत्तर दिया। हालांकि मैं जहर के बारे में थोड़ा जानती हूं, मैं वास्तव में इसमें विशेषज्ञ नहीं हूं। मुझे किसी और से पूछना होगा, हेवान बोली। लिन म्यू ने समझदारी में सिर हिलाया। वह पहले से ही जानता था कि उन्हें इसे देखने के लिए एक एल्केमिस्ट की आवश्यकता होगी, क्योंकि केवल इसे बनाने में सक्षम लोग ही यह जान पाएंगे कि यह क्या था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये ऑडियो सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल नोवेल कुमार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन फिर भी हमें इसके स्रोत की जांच करने की आवश्यकता है, हीवान बोली और फिर ही बाओ की ओर मुड़ी। पहले मर्सनरी की पहचान की जांच करो और उसके सहयोगियों का पता लगाने की कोशिश करो, हेवान ने आदेश दिया। जी नेता, ही बाओ ने उत्तर दिया। हेवान और लिन म्यू ने फिर कई विषयों पर बात की। लिन म्यू ने उसे अपनी कहानी सुनाई और हेवान ने ध्यान से सुना। हालांकि वह इसमें से अधिकांश पहले से ही जानती थी, फिर भी वह प्रत्यक्ष विवरण सुनना चाहती थी। लिन म्यू के अपराधियों के खिलाफ लड़ने के दृश्यों की कल्पना करने पर हेवान को अपने शरीर पर रोंगटे महसूस हुए। लिन म्यू की पृष्ठभूमि के बारे में उसकी जिज्ञासा हर मिनट बढ़ रही थी, लेकिन वो जानती थी कि इसे सीधे पूछना परेशानी भरा हो सकता है, इसलिए उसने एक उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया।
हे वैन और लिन न्यू की बातचीत 1 घंटे से अधिक समय तक चली और वे तभी रुके जब हे वैन के साथ आए नकाबपोश पुरुषों में से एक कमरे में दाखिल हुआ। हे वैन ने उसकी ओर देखा और अपने हाथ से उसे बोलने का इशारा किया। ऐसा लगता है कि निवासी आखिरकार जाग रहे हैं। शहर के मुखिया ने भी चेतावनी जारी की है, नकाबपोश व्यक्ति ने रिपोर्ट दी। हे वैन ने जवाब में अपना सिर हिलाया और लिन न्यू की ओर मुड़ी। लगता है हमारी बातचीत यहीं खत्म होती है। आप अभी के लिए जा सकते हैं। जब हमें चीजों के बारे में और पता चलेगा तो हम आपको सूचित करेंगे, हे वैन बोली। जरूर, लिन न्यू ने उत्तर दिया। ही वैन फिर ही बाओ की ओर मुड़ी और बोली, उसे एक पहचान बैज भी दे दो, जैसा आप आदेश दें, नेता, हे बाओ ने उत्तर दिया और फिर लिन न्यू को अपने पीछे आने का इशारा किया। लिन न्यू फिर हे बाओ के साथ कमरे से बाहर निकला और उस कमरे में गया जहां आपातकालीन संकेत प्लेटें, इमरजेंसी सिग्नल प्लेट्स, रखी गई थी। कमरे में प्रवेश करने के बाद उसका ध्यान तुरंत स्टैंड पर रखी धातु की प्लेटों की ओर खींच गया। हे बाओ अपनी मेज की ओर गया और उससे एक षटकोणीय हेक्सागोनल बैज निकाला। उसने फिर इसे लिन न्यू को थमा दिया और बोला, यह हमारे कॉप्स के लिए एक पहचान बैज है। यदि आपको कुछ रिपोर्ट करने की आवश्यकता हो या कोई आपात स्थिति हो तो आप इसका उपयोग सेफ हाउस में प्रवेश करने के लिए कर सकते हैं। धन्यवाद, लिन न्यू ने उत्तर दिया और फिर प्लेटों की ओर देखा। वे क्या हैं? लिन न्यू ने पूछा। हे बाओ ने देखा कि लिन न्यू कहां इशारा कर रहा था और देखा कि वे आपातकालीन संकेत प्लेटें थी। उसने सोचा कि उसे इसके बारे में बताना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर बताने का फैसला किया। उसने देखा था कि नेता लिन न्यू के साथ बहुत सम्मानजनक थी और वह पहले से ही जानता था कि वे भविष्य में शायद सहयोगी होंगे। इनका उपयोग आपात स्थितियों के लिए किया जाता है। जब भी कोई सदस्य अत्यंत विकट आपात स्थिति में होता है तो वे हमें सचेत करने के लिए सीटी, विसल का उपयोग कर सकते हैं, हे बाओ ने उत्तर दिया। लिन न्यू को फिर वो छोटी नली याद आई जो हे वैन के गले के हार में लटकी हुई थी। उसने उसमें फूंक मारी थी और मदद के लिए पुकारा था। ये काम कैसे करता है? लिन न्यू ने सवाल किया। लिन न्यू का सवाल सुनकर ही बाओ के चेहरे पर भ्रमित भाव था। मुझे वास्तव में ठीक से नहीं पता कि कैसे। हमारे लॉर्ड ने इसे डिजाइन किया था और एकमात्र चीज जो मुझे पता है वह यह है कि जब सीटी बजाई जाती है तो ये शोर करती है, हे बाओ ने उत्तर दिया। लिन न्यू ने धातु की प्लेटों का निरीक्षण करने के लिए अपनी स्पिरिट सेंस का उपयोग किया और पाया कि वे वास्तव में अलग अलग मोटाई की थी। हालांकि प्लेटें एक जैसी दिखती थी, लेकिन मोटाई और आकार में अंतर था। ये काफी अभिनव है। किसी ने वास्तव में बिना फॉर्मेशन लगाए अर्दन स्पिरिट मेटल का उपयोग करने का तरीका ढूंढ लिया, ज़ुकोंग अचानक बोला। अर्दन स्पिरिट मेटल? लिन न्यू ने पूछा। यह एक सामान्य प्रकार की स्पिरिट मेटल है जिसका उपयोग स्पिरिट टूल्स और स्पिरिट वेपन्स के निर्माण में किया जाता है। आमतौर पर इसका उपयोग करने के लिए इस पर फॉर्मेशन लगाने की आवश्यकता होती है, लेकिन जिस तरह से इन्हें डिजाइन किया गया है उन्हें काम करने के लिए किसी फॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं है। इन्हें वास्तव में आदिम स्पिरिट टूल्स कहा जा सकता है, ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। वरिष्ठ ज़ुकोंग की बातें सुनकर लिन न्यू की जिज्ञासा फिर से जाग गई। तो क्या इसका मतलब यह है कि वरिष्ठ जानते हैं कि यह कैसे काम करता है? लिन न्यू ने पूछताछ की। हाँ, मैं जानता हूं। ये प्लेटें ची रेजोनेंस नामक घटना के कारण काम करती हैं। जब एक आपातकालीन सीटी में हवा फूंकी जाती है तो वो स्पिरिट ची से भी आवेशित होती है। ये ची सीटी द्वारा अवशोषित की जाती है और फिर एक निश्चित प्रकार की तरंग के रूप में छोड़ी जाती है। जब तक इसका उपयोग करने वाला व्यक्ति प्लेट की सीमा में है, इसके केंद्र में मौजूद डिस्क गूंजने लगेगी और घूमने लगेगी। और प्लेट के आयामों में अंतर के कारण आपातकालीन सीटी प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट रूप से बनाई जा सकती है, ज़ुकोंग ने समझाया। लिन न्यू ने वरिष्ठ ज़ुकोंग की बातों को ध्यान से सुना और यह जानकर चकित रह गया। ये लॉर्ड जो कोई भी है, हम सुरक्षित रूप से मान सकते हैं कि वह बहुत बुद्धिमान है। उसने इतनी सरल विधि का उपयोग किया कि वास्तव में कुछ उच्च दुनियाओं, हायर वर्ल्ड्स में भी इसकी सराहना की जाएगी, ज़ुकोंग ने प्रशंसा की। लॉर्ड के बारे में वरिष्ठ ज़ुकोंग की प्रशंसा सुनने के बाद लिन न्यू समझ गया कि उसे उनके साथ सावधान रहना चाहिए। लॉर्ड जैसा बुद्धिमान व्यक्ति सावधानी से संभाला जाना चाहिए। हे बाओ ने देखा कि लिन न्यू अभी भी धातु की प्लेटों को घूर रहा है, इसलिए वो बोला, क्या तुम ठीक हो? लिन न्यू अपने ख्यालों से बाहर आया और जल्दी से बोला, हाँ, अब चलते हैं। हे बाओ ने सिर हिलाया और लिन न्यू को सेफ हाउस से बाहर ले गया। कुछ मिनट बाद वे ऊपर की दुकान में खड़े थे। वहां हे बाओ बूढ़ी औरत से बात करने गया और उससे लिन न्यू और उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में बात की। बूढ़ी औरत ज्यादा नहीं बोली और केवल सिर हिलाया, इससे पहले कि वह अपने काम करने के लिए कमरा छोड़ दे। हे बाओ ने लिन न्यू को दरवाजे तक पहुंचाया और उसे जाने दिया। लिन न्यू दरवाजे से बाहर निकला और मंद सूर्य के प्रकाश को देखा जो शहर को रोशन कर रहा था और बादलों को देखा जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। आज बर्फबारी नहीं लग रही थी और पिछले दिन की बर्फ भी पिघल गई थी। उसने एक सांस छोड़ी और उसे धुंध बनते देखा।
क्या मुझे शहर के चारों ओर एक नजर डालनी चाहिए? लिन म्यू ने खुद से बुदबुदाया। मुझे लगता है कि तुम्हें डालनी चाहिए। वास्तव में क्या हो रहा है इसका अंदाजा लगाओ। तुम्हें नाइट विजिल के उन लोगों से भी बात करने की जरूरत पड़ सकती है, ज़ुकोंग ने सलाह दी। हाँ, नाइट विजिल, मैं उनके बारे में लगभग भूल ही गया था, लिन म्यू ने जवाब दिया। ये तय करने के बाद कि वह क्या करने वाला है, लिन म्यू ने एक रास्ता चुना और उस पर चलने लगा। उसने सबसे पहले मर्सनरी कैंप की जांच करने का फैसला किया क्योंकि वह पास ही था। सेफ हाउस शहर के पश्चिमी हिस्से में स्थित था, इसलिए यह सबसे स्पष्ट विकल्प था। लिन म्यू ने चलते समय कुछ लोगों को देखा और गौर किया कि वे घबराए हुए लग रहे थे और कुछ तो डरे हुए भी लग रहे थे। लिन म्यू को कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखे, लेकिन वे पूर्वी हिस्से के निवासी नहीं थे। वह आगे बढ़ता रहा और मर्सनरी कैंप पहुंच गया। जैसे ही वह मर्सनरी कैंप के करीब पहुंचा, उसे शोर में वृद्धि सुनाई दी। उसने निकास पार किया और मर्सनरीज को एक क्षेत्र में इकट्ठा देखा। वे सभी किसी बात पर चिल्ला रहे थे और एक लंबा और गठीला मर्सनरी उन्हें निर्देशित कर रहा था। लिन म्यू ये सुनने के लिए समूह के पास गया कि क्या हो रहा है। उसने लंबे और गठीले मर्सनरी पर एक नजर डाली और महसूस कर सका कि वह अलग था। वह और भी करीब गया और उनके चिल्लाने को सुनकर अपनी आंखें सिकोड़ ली। हम इसे अब और नहीं सहेंगे। जब मर्सनरीज गायब हुए तब उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, और अब जब यह उनके अपने शहरवासियों के साथ हुआ तो वे इसके खिलाफ हथियार उठा रहे हैं। लंबे और गठीले मर्सनरी ने चिल्लाकर कहा। हाँ, भीड़ चिल्लाई। उन्होंने पहले हमें जवाब नहीं दिया और अब वे हम पर शक करते हैं। हम इस अन्याय को सहन नहीं करेंगे। लंबे और गठीले मर्सनरी ने चिल्लाया। हाँ, हम नहीं करेंगे। भीड़ फिर से चिल्लाई। मर्सनरी की चिल्लाहट सुनकर लिन म्यू थोड़ा दंग रह गया। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उचित जांच करने के बजाय वे इसे मर्सनरीज पर थोपने की कोशिश कर रहे थे। क्या शहर का मुखिया सठिया गया है? लिन म्यू ने सोचा। साजिशें गहरी लग रही हैं। इसमें हमारी सोच से कहीं ज्यादा है, लेकिन जब तक हम इसे और करीब से नहीं देखेंगे हमें पता नहीं चलेगा, ज़ुकोंग ने जवाब दिया। क्या हमें इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए? लिन म्यू ने खुद से सवाल किया। तुम इसमें सीधे तौर पर शामिल नहीं हो, सिवाय उस हिस्से के जहां तुम पर हमला किया गया था। मैं कहूंगा कि तुम्हें बस देखना और इंतजार करना चाहिए। इन हे कॉप्स को अपना काम करने दो। हालांकि अंतिम निर्णय अभी भी तुम्हारा ही है, ज़ुकोंग ने सलाह दी। लिन म्यू ने 1 मिनट तक इस पर विचार किया और फिर अपना मन बना लिया। हम रुकेंगे और देखेंगे, केवल तभी जब स्थिति बहुत खराब होगी हम कदम उठाएंगे। इसके अलावा मुझे अभी भी कल्टीवेशन करनी है, लिन म्यू बोला। लिन म्यू फिर मुड़ा और बस दूर जाने ही वाला था कि अचानक उसने कुछ महसूस किया। स्पिरिट सेंस, लिन म्यू फुसफुसाया और पीछे मुड़ा। जैसे ही लिन म्यू पीछे मुड़ा, उसकी आंखें उस मर्सनरी की आंखों से मिली जो भीड़ को निर्देशित कर रहा था। उनकी निगाहें आपस में टकराईं और लिन म्यू समझ गया। उसने अपनी स्पिरिट सेंस की जांच फैलाई और हर चीज को और करीब से देखना शुरू कर दिया। लिन म्यू को स्पिरिट सेंस का स्रोत मिल गया और उसने निर्धारित किया कि वह वही मर्सनरी था। जब लिन म्यू ने ऐसा किया तो मुख्य मर्सनरी ने क्षणिक झटका दिखाया। मुख्य मर्सनरी ने फिर अपनी स्पिरिट सेंस वापस ले ली और लिन म्यू की ओर सिर हिलाया और अपनी आंखों से इशारा किया। लिन म्यू ये समझ गया और एक तरफ चल दिया। ऐसा लगता है कि वह तुमसे मिलना चाहता है, ज़ुकोंग बोला। वास्तव में देखते हैं कि उसे क्या कहना है, लिन म्यू ने उत्तर दिया और खुद को तैयार किया। मर्सनरी का इंतजार करते हुए लिन म्यू ने भीड़ में मौजूद अन्य मर्सनरीज की जांच की और पाया कि वहां 2 और कल्टिवेटर्स थे। ये कल्टिवेटर्स मुख्य मर्सनरी के पास खड़े थे और जब लिन म्यू ने उन्हें देखने के लिए अपनी स्पिरिट सेंस का उपयोग किया तो उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। इन दोनों के पास शायद स्पिरिट सेंस नहीं है और मुझे लगता है कि उन्होंने पहले इसका अनुभव भी नहीं किया है, लिन म्यू ने अनुमान लगाया। या वे अपने भाव छिपाने में माहिर हैं, ज़ुकोंग बोला। ऐसा नहीं लगता। उनकी कल्टिवेशन ची रिफाइनिंग रेल्म के शुरुआती चरण अर्ली स्टेज में थी, उस दूसरे मर्सनरी के विपरीत जो ची रिफाइनिंग रेल्म के शिखर चरण पीक स्टेज पर है, लिन म्यू ने उत्तर दिया। तुम्हें सावधान रहना होगा, वो शायद तुम्हारी कल्टिवेशन बेस को भी जानता हो, ज़ुकोंग ने सलाह दी। जी वरिष्ठ, हालांकि मुझे विश्वास है कि अगर चीजें बिगड़ती हैं तो मैं इससे निपट सकता हूं, लिन म्यू दृढ़ संकल्प के साथ बोला। हाँ, कम से कम उसका आत्मविश्वास अच्छी तरह बढ़ रहा है, ज़ुकोंग ने खुशी के साथ सोचा। लिन म्यू ने मर्सनरी का इंतजार किया और भीड़ की चिल्लाहट सुनता रहा। मेरे साथी मर्सनरीज, भले ही हम अलग अलग कंपनियों से हों, हमें एकजुट होने की जरूरत है। हमारे वरिष्ठ बाहर कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इसलिए वर्तमान में हमारी मदद नहीं कर सकते। हमें इससे खुद ही निपटना होगा, मुख्य मर्सनरी ने आखिरी बार चिल्लाने से पहले कहा। हाँ, भीड़ एक स्वर में चिल्लाई। मुख्य मर्सनरी फिर उस क्षेत्र से चला गया और भीड़ छोटे समूहों में बिखर गई। चिल्लाना बंद हो गया था, फिर भी मर्सनरी समूहों में आपस में चर्चा कर रहे थे।
मुख्य मर्सनरी ने 2 अन्य कल्टिवेटर्स से बात की और फिर लिन न्यू के स्थान की ओर चलना शुरू किया। लिन न्यू भीड़ से थोड़ी दूर खड़ा था और एक पेड़ के सहारे झुका हुआ था। उसने देखा कि 3 कल्टिवेटर मर्सनरीज उसके पास आ रहे थे। उनके हाव भाव तटस्थ लग रहे थे और वे बिना किसी हड़बड़ी के चल रहे थे। तीनों लिन न्यू के पास पहुंचे और उसके सामने खड़े हो गए। अभिवादन साथी कल्टिवेटर, तीनों ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। मुझे इसका अंदाजा पहले ही लगा लेना चाहिए था, लिन न्यू ने हंसते हुए सोचा। अभिवादन, लिन न्यू ने जवाब दिया। तीनों पुरुषों ने फिर अपने हाथ नीचे किए और उनके चेहरों पर एक तटस्थ लेकिन मैत्रीपूर्ण भाव आ गया। मैं क्रिम्सन फैंग मर्सनरी कंपनी से होंग लुओ हूं। क्या मुझे साथी कल्टिवेटर का नाम जानने का अवसर मिल सकता है? मुख्य मर्सनरी बोला। मैं लिन न्यू हूं। साथ आए 2 कल्टिवेटर्स के चेहरे पर लिन न्यू का इस तरह परिचय सुनकर चिढ़ का भाव आया। लेकिन फिर मुख्य मर्सनरी ने चुपके से उन्हें थपथपाया सा लगा, जिसके बाद उन्होंने अचानक उसे वापस सामान्य कर लिया। ये लगभग एक पल में हुआ, फिर भी लिन न्यू इसका पता लगाने में सक्षम था। तुम यहाँ क्यों हो, भाई लिन न्यू? होंग लुओ ने पूछा। ओह, मैं बस पास से गुजर रहा था और कुछ चिल्लाहट सुनी, इसलिए मैं देखने चला आया, लिन न्यू बोला। हाँ, आप देखिए, एक जटिल स्थिति में हैं, होंग लुओ ने उत्तर दिया। वास्तव में क्या हो रहा है? मैं और अधिक जानना चाहूंगा, लिन न्यू ने सवाल किया। मुझे यकीन है कि भाई लिन न्यू ने मर्सनरीज के गायब होने की हालिया घटनाओं के बारे में सुना होगा, होंग लुओ बोला। मैंने वास्तव में सुना है और मुझे लगता है कि शहर में भी कुछ हुआ है, लिन न्यू ने जवाब दिया। चूंकि आप ये पहले से ही जानते हैं, तो इसे समझाना और भी सरल है। शहर का मुखिया मूल रूप से संदेह करता है कि गायब होने के लिए मर्सनरीज में से कोई दोषी है। जब पहली घटना हुई तब उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और अब जब शहरवासी गायब हो गए हैं तो उनके पास हम पर दोष मढ़ने का दुस्साहस है, होंग लुओ ने समझाया। ये शहर के मुखिया की ओर से काफी गलत है, लिन न्यू ने जवाब दिया। लिन न्यू को वास्तव में लगा कि शहर के मुखिया के साथ कुछ गलत था। वह अजीब व्यवहार कर रहा था और बेतुके फैसले ले रहा था। भाई लिन न्यू हमारे ही विचार के हैं, यह मुझे प्रसन्न करता है, होंग लुओ बोला, जबकि अन्य 2 कल्टिवेटर्स ने सिर हिलाया। लिन न्यू ने तब महसूस किया कि दोनों कल्टिवेटर्स ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला था। और ये 2 कौन हैं? लिन न्यू ने सवाल किया। मुझे क्षमा करें, मैं उनका परिचय देना भूल गया। ये दोनों मिंग भाई हैं और वे दोनों मूक म्यूट हैं, इसलिए वे बोल नहीं सकते। वे क्रिम्सन फैंग मर्सनरी कंपनी का भी हिस्सा हैं, होंग लुओ ने उत्तर दिया। तो तुम मुझसे क्या चाहते थे? लिन न्यू ने वह वास्तविक प्रश्न पूछा जिसे पूछने का उसका मतलब था। लिन न्यू का प्रश्न सुनकर होंग लुओ का भाव गंभीर हो गया। होंग लुओ ने एक गहरी सांस ली और बोलने से पहले एक पल के लिए सोचा। भाई लिन न्यू, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ बहुत अधिक कल्टिवेटर्स नहीं बचे हैं, जबकि हमारे पास बॉडी टेम्परिंग रेल्म के बहुत से मर्सनरीज हैं। अब यहाँ हम 3 ही बचे हैं, होंग लुओ बोला। सिर्फ आप 3? पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ कम से कम 10 कल्टिवेटर्स थे। बाकी सब कहाँ गए? लिन न्यू ने बीच में ही टोका। हालांकि लिन न्यू को पता था कि कुछ मर्सनरीज जो कल्टिवेटर्स भी थे गायब हो गए थे, फिर भी कम से कम 10 कल्टिवेटर्स शेष थे। अब जबकि यहाँ उनमें से केवल 3 ही बचे थे, यह उसके लिए थोड़ा आश्चर्यजनक था। मर्सनरीज की एक अन्य विशिष्ट टीम को लगभग 1 सप्ताह पहले उत्तरी जंगल नॉर्दर्न फॉरेस्ट में मिशन के लिए जाना पड़ा था। मुझे कैंप पर नजर रखने और जंगल में काम करने वाली टीमों को कोई भी संदेश पहुंचाने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि घटना हो गई, होंग लुओ बोला और आह भरी। तो क्या आपने इस बारे में अपने वरिष्ठों को सूचित किया? लिन न्यू ने पूछताछ की। हाँ, मैंने किया, लेकिन समस्या यह है कि विशिष्ट टीमें जंगल में गहराई में स्पिरिट बीस्ट का शिकार कर रही हैं। उनके स्थान तक पहुंचने में ही शायद 5 दिन लग जाएंगे, और यदि हम उन्हें खोजने के लिए आवश्यक समय जोड़ें तो यह और भी बढ़ जाएगा। मैंने लगभग 3 दिन पहले अपने एक कनिष्ठ जूनियर कल्टिवेटर को उन्हें सूचित करने के लिए भेजा था, लेकिन मुझे डर है कि जब तक उन्हें इस बारे में पता चलेगा तब तक कुछ और बुरा हो सकता है, होंग लुओ ने उत्तर दिया। लिन न्यू अब उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में अधिक समझने लगा था। तो आपको मुझसे जो चाहिए वह मदद है? लिन न्यू ने पूछा। हाँ, हमें चाहिए, होंग लुओ ने सरलता से उत्तर दिया। लेकिन मैं ही क्यों? लिन न्यू ने जिज्ञासावश पूछा। लिन न्यू की बात सुनकर होंग लुओ और अन्य लोगों ने लाचारी में आह भरी। हमने पहले शहर के अन्य कल्टिवेटर्स से पूछने की कोशिश की, लेकिन जो 2 शिकारी कल्टिवेटर्स हैं वे गायब हो गए हैं, और एकमात्र अन्य बचे हुए कल्टिवेटर्स शहर के रक्षकों, टाउन गार्ड्स के कप्तान और 2 उप कप्तान हैं। जाहिर है कि वे हमारी मदद नहीं करने वाले हैं, होंग लुओ ने समझाया। लिन न्यू ने होंग लुओ द्वारा अब तक कही गई बातों पर विचार किया और सोचा कि उसे इस पर कैसे आगे बढ़ना चाहिए।
वो शामिल नहीं होना चाहता था क्योंकि इसमें उसका समय लगेगा और उसकी कल्टीवेशन की प्रगति धीमी हो जाएगी। एक और कारण यह था कि शहर के अंदरूनी हिस्सों में जो साजिश और तिकड़म चल रही थी, लिन म्यू नहीं जानता था कि उसे किस तरह की शक्तियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि वो उन अपराधियों के खिलाफ लड़ने में सक्षम था जो ची रिफाइनिंग रन के मध्य चरण मिड स्टेज में थे, और उसे विश्वास था कि वो ची रिफाइनिंग रन के शिखर चरण पीक स्टेज वाले व्यक्ति के खिलाफ खुद को संभाल पाएगा। वो नहीं जानता था कि क्या वह को कंडेंसेशन रन के एक कल्टिवेटर के साथ भी ऐसा ही कर पाएगा। मुझे लगता है कि तुम उनकी मदद करने की कोशिश कर सकते हो यदि वे तुम्हें उचित लाभ प्रदान करते हैं। मत भूलो कि तुम्हारे पास अभी भी संसाधनों की कमी है, ज़ुकोंग बोला। लिन म्यू जानता था कि हालांकि वह कम समस्याओं के साथ खुद कल्टीवेशन करने में सक्षम था, फिर भी उसे कुछ संसाधनों की आवश्यकता थी जो उसकी मदद कर सके। भले ही वो उन संसाधनों को नजरअंदाज कर दे जो सीधे उसकी कल्टीवेशन की गति बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि स्पिरिट पिल्स और स्पिरिट स्टोन्स, उसे फिर भी जीवन रक्षक वस्तुओं जैसे बहाली, रेस्टोरेशन और उपचार, हीलिंग की गोलियों, पिल्स की आवश्यकता होगी। लिन म्यू ने वरिष्ठ ज़ुकोंग से सीखा था कि ऐसी उपचार और बहाली की गोलियां एक बड़ा लाभ थी जो पलक झपकते ही युद्ध की दिशा मोड़ सकती थी। हालांकि उसके पास 4 वेसल्स रेस्टोरेशन पिल्स थी, लेकिन वे काफी कीमती थी और जीवन के लिए खतरनाक चोटों के अलावा किसी भी चीज के लिए उनका उपयोग करना एक बड़ी बर्बादी होगी। अंत में 5 मिनट सोचने के बाद लिन म्यू ने अपना मन बना लिया। जब लिन म्यू अपने निर्णय के बारे में सोच रहा था, होंग लुओ और अन्य लोग धैर्यपूर्वक उसका इंतजार कर रहे थे और उसे परेशान नहीं किया। वे जानते थे कि यह एक बड़ा निर्णय था और कोई सीधे उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं करेगा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, लिन म्यू ने एक तटस्थ स्वर में कहा। बेशक भाई लिन म्यू, आप अपनी बात कह सकते हैं, होंग लुओ ने सौहार्दपूर्वक जवाब दिया। पहला, मैं जानना चाहता हूं कि मैं किस तरह से मदद करूंगा, और दूसरा, मुझे बदले में कुछ संसाधन चाहिए, लिन म्यू ने कहा। 3 चीजें हैं जिनमें हम आपकी मदद चाहते हैं भाई लिन म्यू। हम चाहते हैं कि आप रात के दौरान कैंप में मर्सनरीज पर नजर रखें और उन घटनाओं के बारे में मिलने वाली किसी भी खबर पर भी ध्यान दें। जबकि हम अपने स्तर पर कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, फिर भी शहर के अधिकारियों और रक्षकों से इसे प्राप्त करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उन्हें हमें अनदेखा करने के लिए कहा गया है, होंग लुओ बोला और थोड़ा रुका। जहां तक आखिरी चीज का सवाल है, मुझे नहीं पता कि यह पूरी तरह से संभव होगा या नहीं, लेकिन अगर आप कर सके तो मुझे इस घटना की जांच करने की आवश्यकता है। हमें यहाँ मर्सनरीज को संभालना है, इसलिए हम इसे खुद नहीं कर सकते, और वैसे भी शहर में हमारा स्वागत नहीं है, होंग लुओ ने आगे कहा। और संसाधनों का क्या? लिन म्यू ने भौहें चढ़ाकर पूछा। वो इस पर निर्भर करेगा कि भाई लिन म्यू को किस तरह के संसाधनों की आवश्यकता है। हालांकि बात यह है कि आप उन्हें मेरे वरिष्ठों के लौटने के बाद ही प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वे खुद नहीं हैं, होंग लुओ ने उत्तर दिया। लिन म्यू ने होंग लुओ की बातें सुनी और सोचने लगा कि शायद उसे उसके अनुरोध को अस्वीकार कर देना चाहिए। वो नहीं जानता था कि होंग लुओ के साथी कब लौटेंगे, और यदि उनके लौटने से पहले उसे कुछ हो जाता है तो यह मुख्य उद्देश्य को ही विफल कर देगा। फिर भी लिन म्यू ने सोचा कि उसे कम से कम अपनी मांग तो रखनी ही चाहिए, और शायद वे किसी तरह के समझौते या निर्णय पर पहुंच सकें। मैं ये पसंद करूंगा यदि आप मुझे हीलिंग और रिस्टोरेटिव पिल्स दे सकें, लिन म्यू बोला। लिन म्यू की बात सुनकर होंग लुओ ने राहत की सांस ली। अगर यह सिर्फ हीलिंग और रिस्टोरेटिव पिल है तो मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं। हमारे पास उन गोलियों में से कुछ हैं जो मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन यदि आप और चाहते हैं तो आपको प्रतीक्षा करनी होगी, जैसा कि मैंने कहा, होंग लुओ ने शांत स्वर में उत्तर दिया। मुझे लगता है कि तुम इसे स्वीकार कर सकते हो। याद रखो, तुम वास्तव में हे कॉप्स की मदद ले सकते हो और इसे अपने लिए आसान बना सकते हो, ज़ुकोंग बोला। लिन म्यू ने इस बारे में सोचा और इसे उचित पाया। यह उसके लक्ष्यों के अनुरूप होगा, और हे कॉप्स का उपयोग करना एक तीर से 2 शिकार करने जैसा होगा। मैं स्वीकार करता हूं, लिन म्यू ने विचार करने के बाद उत्तर दिया। तो मैं हमारे सहयोग की प्रतीक्षा कर रहा हूं, होंग लुओ ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। लिन म्यू ने होंग लुओ से हाथ मिलाया और उनके सहयोग की पुष्टि की। अब चलिए मेरे तंबू टेंट में चलते हैं ताकि मैं आपको वे गोलियां दे सकूं जिनकी आपको आवश्यकता है, होंग लुओ ने कहा। होंग लुओ फिर मुड़ा और कैंप की ओर चलने लगा। मिंग भाई भी उसके साथ चले, जबकि लिन म्यू पीछे पीछे चला। वो काफी भरोसेमंद है ना? लिन म्यू ने मन ही मन कहा। नहीं, यह ऐसा है जैसे उसके पास तुम पर भरोसा करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। वो अपनी सीमा के अंत पर लग रहा है, ज़ुकोंग ने जवाब दिया। हम शायद, लिन म्यू बुदबुदाया। वे जल्द ही होंग लुओ के तंबू में पहुंच गए। तंबू काफी बड़ा और इतना ऊंचा था कि कोई भी बिना किसी बाधा के खड़ा होकर चल सकता था। वहां 2 मर्सनरीज थे जो तंबू के बाहर पहरा दे रहे थे और वहां से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति पर नजर रख रहे थे।
लिन म्यू ने उनकी ताकत की जांच करने के लिए अपनी स्पिरिट सेंस का उपयोग किया और पाया कि वे वास्तव में बॉडी टेम्परिंग रेल्म के 10वें चरण 10th स्टेज पर थे। ये दूसरी बार था जब लिन म्यू अपने अलावा बॉडी टेम्परिंग रेल्म के 10वें चरण के योद्धा को देख रहा था। बाकी सभी लोग जिन्हें उसने देखा था, यहाँ तक कि ची कल्टिवेटर्स भी बॉडी टेम्परिंग रेल्म के केवल 8वें चरण में थे। लिन म्यू ने करीब से देखने की कोशिश की और पाया कि हालांकि ये दो बॉडी टेम्परिंग रेल्म के 10वें चरण में थे, वे मुश्किल से उसकी सीमा पर थे। लिन म्यू ने और भी गहराई से जांच की और महसूस कर सका कि उनके शरीर में व्याप्त वाइटल एनर्जी में कुछ असामान्यताएं थी। ये काफी अजीब है, उनकी वाइटल एनर्जी इस तरह क्यों है? लिन म्यू ने मन ही मन कहा। ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ माध्यमों से अपनी ताकत को जबरन बॉडी टेम्परिंग रेल्म के 10वें चरण तक बढ़ाया है, ज़ुकोंग ने अनुमान लगाया। वे ऐसा कर सकते हैं? क्या सीधे तौर पर ताकत बढ़ाने के लिए व्यक्ति को ठीक से प्रशिक्षण लेने और वाइटल एनर्जी को मजबूत करने की आवश्यकता नहीं होती है? लिन म्यू ने जिज्ञासावश पूछा। सामान्य रूप से यह सच है, लेकिन फिर भी कुछ तरीके हैं जिनसे वे इसे और बढ़ा सकते हैं। इन दोनों मर्सनरीज के मामले में यह संभावना है कि उनकी जन्मजात प्रतिभा, अनेट टैलेंट पर्याप्त नहीं थी और वे बॉडी टेम्परिंग रेल्म के 9वें चरण में रुक गए थे। उन्होंने इसे इस तरह से बढ़ाने के लिए शायद किसी अपरंपरागत तकनीक या संसाधन का उपयोग किया होगा, ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। वरिष्ठ ज़ुकोंग, आपको क्या लगता है कि कौन सा तरीका सबसे अधिक संभव है? लिन म्यू ने सवाल किया। उनके मामले में ये देखते हुए कि उनकी वाइटल एनर्जी कितनी अस्थिर है, मैं यह निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि यह एक पिल है। यह लिन म्यू के लिए नई जानकारी थी। उसने नहीं सोचा था कि ऐसी पिल अस्तित्व में है जो ऐसा कुछ कर सके। लेकिन अब जब वो ये जान गया था, तो उसने सोचा कि इसकी कीमत कितनी होगी और ऐसी पिल के दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं। वो पहले ही मर्सनरीज की अस्थिर वाइटल एनर्जी देख चुका था, इसलिए जानता था कि ये दुष्प्रभावों में से एक था, लेकिन जानना चाहता था कि क्या और भी थे। आपको क्या लगता है कि यह किस तरह की पिल है, सीनियर ज़ुकोंग? लिन म्यू ने पूछा। मैं सटीक रूप से नहीं बता सकता। ऐसी बहुत सी पिल्स हैं जो इस विवरण में फिट होंगी और अलग अलग दुनिया में एक ही तरह की पिल के अलग अलग नाम हो सकते हैं। जब तक आप इसे अपनी आंखों से नहीं देख लेते, मेरे लिए निश्चित रूप से बताना असंभव होगा, ज़ुकोंग ने समझाया। सीनियर ज़ुकोंग की बातें सुनकर लिन म्यू ने सिर हिलाया। यह उचित था कि वो सब कुछ नहीं जान सकते थे। इसके बारे में जानने के लिए उसे इसे स्वयं देखना होगा। शायद मैं होंग लुओ से पूछ सकता हूं, लिन म्यू ने सोचा। फिर चारों लोग टेंट के सामने रुक गए। दो गार्डों ने होंग लुओ का अभिवादन किया और फिर उसे टेंट में प्रवेश करने देने के लिए एक तरफ हट गए। होंग लुओ ने टेंट का पर्दा उठाया और दूसरों को भी ऐसा ही करने का इशारा करते हुए अंदर प्रवेश किया। एक एक करके सभी ने पर्दा उठाया और टेंट में प्रवेश किया। अंदर प्रवेश करने पर लिन म्यू देख सकता था कि जबकि यह बाहर से बड़ा दिखता था, इसके अंदर का हिस्सा काफी तंग था। टेंट में बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई थी जिससे एक व्यक्ति बिना किसी चीज से टकराए अंदर स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकता था। लिन म्यू ने चारों ओर देखा और टेंट में रखी कई वस्तुएं देखी। उसने एक बिस्तर देखा जो टेंट के दूसरे छोर पर थोड़ा दाईं ओर रखा था और उसके ठीक बगल में मेज और कुर्सियों का एक सेट था। इसके अलावा टेंट का अधिकांश हिस्सा ट्रंक्स, चेस्ट्स और बोरियों से घिरा हुआ था, जिनमें से कुछ बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए थे। होंग लुओ अपने चेहरे पर शर्मिंदा भाव के साथ पीछे मुड़ा। मुझे क्षमा करें, भाई लिन म्यू, टेंट थोड़ा गंदा है। सभी एलीट मर्सनरीज के मिशन पर जाने और गायब होने की घटनाओं के बाद मुझे कैंप की सभी कीमती वस्तुओं को यहां लाना पड़ा, होंग लुओ ने समझाया। ये ठीक है, मैं समझता हूं, लिन म्यू सिर हिलाते हुए बोला। लिन म्यू ने बहुत सी गंदी जगहें देखी थी, इसलिए वह इससे ज्यादा परेशान नहीं था। तो फिर मुझे आपके लिए पिल्स खोजने दें, होंग लुओ बोला। फिर वह पीछे मुड़ा और एक चेस्ट के पास गया जो दूसरे ट्रंक के ऊपर रखा था। चेस्ट पर एक छोटा ताला लगा था और वह मजबूत लग रहा था क्योंकि वह किसी प्रकार की धातु, शायद स्टील से बना था। होंग लुओ ने फिर अपनी जेब से एक छोटी चाबी निकाली और उसे चेस्ट के ताले में डाला और उसे घुमाया। चेस्ट का ताला एक झटके के साथ खुला और होंग लुओ ने चेस्ट का ढक्कन उठाया। क्रेट के अंदर कांच की 3 बोतलें रखी थी। उनमें से एक अपारदर्शी थी और उसके पार नहीं देखा जा सकता था, जबकि अन्य 2 पारदर्शी थी। होंग लुओ ने 2 पारदर्शी बोतलें उठाईं और उन्हें लिन म्यू को दिखाया, जो उसके पीछे खड़ा था। उसने लिन म्यू को उन्हें चेक करने देने के लिए उन्हें मेज पर रख दिया। लिन म्यू ने करीब से देखा और देखा कि हालांकि दोनों बोतलों में पिल्स सफेद रंग की लग रही थी, एक बोतल की पिल्स दूसरी की तुलना में छोटी थी। बड़ी पिल्स संख्या में 3 थी जबकि छोटी 5 थी। होंग लुओ ने छोटी पिल्स की ओर इशारा किया और बोला, ये लेसर वूंड रेस्टोरेशन पिल्स हैं और इनका उपयोग मामूली घावों जैसे कट और मांस के घावों को भरने के लिए किया जा सकता है। होंग लुओ ने फिर बड़ी पिल्स की ओर इशारा किया और बोला, ये इंटरनल रिप्लेनिशमेंट पिल्स हैं। इनका उपयोग रक्तस्राव और झटके जैसी मामूली आंतरिक चोटों को ठीक करने के लिए किया जा सकता है।
लिन म्यू ने फिर लेसर वुंड रेस्टोरेशन पिल्स वाली बोतल उठाई और उन्हें सूंघने के लिए उसका ढक्कन खोला। पिल्स में कोई विशेष गंध नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि वे केवल उनका सेवन करने पर ही अपनी सुगंध छोड़ेंगी। उसने फिर इंटरनल रिप्लेनिशमेंट पिल्स वाली बोतल भी उठाई और उन्हें सूंघने के लिए उसका ढक्कन खोला। इस बार उसे एक ऐसी गंध आई जो प्रकृति में फूलों जैसी थी और साथ ही उसमें तीखेपन के कुछ संकेत भी थे। उसने ढक्कन वापस बोतलों पर रख दिया और उन्हें अपने पाउच में रखने का नाटक किया, जबकि वास्तव में उन्हें रिंग में जमा कर दिया। लिन म्यू अब इन पिल्स की उत्पत्ति के बारे में सोचने लगा। वो जानता था कि इस तरह की पिल्स केवल एक एल्केमिस्ट द्वारा बनाई जा सकती हैं, जो आमतौर पर सेक्स का हिस्सा होते थे और शायद ही कभी स्वतंत्र या अन्य संगठनों के साथ होते थे। इसका कारण ये था कि एक एल्केमिस्ट को तैयार करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती थी और यदि वे अपने शिल्प को और आगे बढ़ाना चाहते थे तो और भी बड़ी मात्रा में कीमती सामग्रियों और जड़ी बूटियों की आवश्यकता होती थी। एक कल्टिवेटर को एल्केमिस्ट बनने में भी लंबा समय लगता था, क्योंकि उन्हें बहुत सारा ज्ञान सीखने की आवश्यकता होती थी, वो ज्ञान जिस पर अक्सर कल्टिवेशन सेक्स का एकाधिकार होता था। लिन म्यू ने सोचा कि क्या ये पिल्स ट्राइकोल्ड्रन पियनी सेक्स से भी थी। ये पिल्स कहां से हैं? लिन म्यू ने सवाल किया। मुझे वो नहीं पता भाई। ये पिल्स अक्सर हमें मर्सनरी कंपनी द्वारा हमारे उपयोग के लिए दी जाती हैं। वे आमतौर पर इन्हें शियांगवाई शहर के बाजारों से प्राप्त करते हैं, इसलिए ये पिल्स किसी भी सेक्स या अन्य संगठनों द्वारा निर्मित की जा सकती हैं, होंग लुओ ने उत्तर दिया। लिन म्यू ने फिर चेस्ट में पिल्स की आखिरी बोतल देखी और बोला, वे किस तरह की पिल्स हैं? लिन म्यू का प्रश्न सुनकर होंग लू की भौहें तन गईं और उसके चेहरे पर एक जटिल भाव आ गया। वो इस बात पर विचार विमर्श करता हुआ लग रहा था कि लिन म्यू को बताना है या नहीं, लेकिन अंत में उसने आगे बढ़ने और बोलने का फैसला किया। वे एक विशेष प्रकार की पिल्स हैं जो उस व्यक्ति की शक्ति को जबरन बढ़ा सकती हैं जो अभी भी बॉडी टेम्परिंग रेल में है, होंग लुओ बोला। जैसे ही लिन म्यू ने होंग लू के शब्द सुने, उसे पता चल गया कि उसने जैकपॉट मार लिया है। उनका नाम क्या है? लिन म्यू ने आगे पूछा। उन्हें वाइटल स्प्रिंग पिल्स कहा जाता है, होंग लुओ ने उत्तर दिया। क्या इसी तरह बाहर के 2 गार्ड बॉडी टेम्परिंग रेल के 10th स्टेज तक पहुंचे? लिन म्यू ने जांच की। तो भाई, लिन म्यू ने ध्यान दिया। ऐसा लगता है कि स्पिरिट सेंस में आपकी उपलब्धियां मेरी तुलना में अधिक हैं। यहां तक कि मैं उनके और सामान्य 10th स्टेज बॉडी टेम्परिंग रेल्म योद्धाओं के बीच अंतर नहीं बता सकता। लेकिन निश्चित रूप से भाई लिन म्यू, आपके जैसे पद के व्यक्ति से यही अपेक्षित था, होंग लुओ ने उत्तर दिया। लिन म्यू ने होंग लुओ के जांचने वाले लहजे पर ध्यान दिया, लेकिन बुरा नहीं माना और बस उसे जाने दिया। वो उस पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहता था और बस दूसरे पक्ष को अपने बारे में धारणा बनाने देना चाहता था। अब तक इससे उसे केवल मदद ही मिली थी जो वह हे कॉप से मिलने के अपने अनुभव से सीख सका था। ये देखकर कि लिन म्यू आगे नहीं बोला और उसकी बातों पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी, होंग लुओ ने अपने विचारों की पुष्टि की। ठीक है भाई लिन म्यू, मुझे लगता है कि हम रात में एक दूसरे से मिलेंगे, और यदि आप शहर में हैं तो अब आप जानते हैं कि क्या करना है, होंग लुओ ने कहा। मैं वास्तव में जानता हूं, लिन म्यू ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। लिन म्यू फिर पीछे मुड़ा और टेंट से बाहर निकल गया। कुछ मर्सनरीज ने लिन म्यू को टेंट से बाहर निकलते देखा और इससे चौंक गए। फिर वे दबी आवाज में एक दूसरे से बात करते हुए चले गए। खैर, अब जब मेरे पास ये हैं, तो मुझे युद्ध में अधिक लाभ होगा, लिन म्यू ने अपने मन में कहा। वास्तव में आपके पास होगा, लेकिन फिर भी बेहतर है कि आपको पहली बार में कोई चोट न लगे, जुकोंग ने उत्तर दिया। लिन म्यू ने मन ही मन सिर हिलाया और शहर में फिर से प्रवेश किया। उसका अगला गंतव्य शहर का दक्षिणी हिस्सा था। वो देखना चाहता था कि गार्डों के साथ क्या हो रहा है और नाइट विजिल के सदस्यों से भी मिलना चाहता था। लिन म्यू 5 मिनट के बाद शहर के दक्षिणी हिस्से में पहुंचा और टाउन गार्ड्स के बैरक की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बैरक के चारों ओर लोगों की भारी भीड़ जमा थी। लिन म्यू करीब गया और देखा कि ये लोग शहर के पूर्वी हिस्से के निवासी थे। ये वे सभी लोग थे जो कल रात अजीब घटना से प्रभावित हुए थे। लिन म्यू ने देखा कि उनके चेहरों पर बिल्कुल गुस्से वाले भाव थे और वे फटने के बहुत करीब थे। वे इकट्ठा हुए थे और वर्तमान में फुसफुसाते हुए बात कर रहे थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। लिन म्यू सबसे पीछे खड़ा हो गया और उनके साथ इंतजार करने लगा। वो अभी उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था और पहले देखना चाहता था कि स्थिति कैसे आगे बढ़ेगी। 1 मिनट बाद उसने देखा कि गार्ड बैरक के दरवाजे खुले और 3 लोग बाहर निकले। लिन म्यू ने देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाई और देखा कि यह वास्तव में टाउन गार्ड्स के कप्तान और वाइस कप्तान ही थे। लिन म्यू ने टाउन गार्ड्स के कप्तान को पहले भी कुछ बार देखा था, इसलिए जानता था कि वह कैसा दिखता है। लेकिन जब उसने वाइस कप्तान को देखा तो वह हैरान रह गया। यह वाइस कप्तान वह नहीं था जिसे वह जानता था। 2 वाइस कप्तानों में से लिन म्यू ने एक को मार दिया था और दूसरा जीवित था, लेकिन यह व्यक्ति वही नहीं था। यह व्यक्ति कौन है? लिन म्यू बुदबुदाया।
कप्तान और वाइस कप्तान बाहर चलते समय आपस में चर्चा करते हुए लग रहे थे। जब वे अंततः भीड़ के सामने आए तभी वे रुके। उन्होंने अपनी आंखों से भीड़ को स्कैन किया और उसका अनुमान लगाया। लिन म्यू जानता था कि वे स्पिरिट सेंस का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए वह इतनी दूर खड़ा था कि वह उस तक न पहुंच सके। हालांकि वो खुद उन दोनों लोगों के कल्टिवेशन बेस का निरीक्षण करने के लिए अपनी स्पिरिट सेंस का उपयोग करना चाहता था। उत्तरी शहर के निवासियों, कप्तान एक ऊंची आवाज में बोला, जिसने बड़बड़ाती भीड़ को शांत कर दिया। हमने आपकी शिकायतें और चिंताएं सुनी हैं। हमने कल रात की घटना की प्रारंभिक जांच भी की है। टाउन हेड ने भी इसे सुना है और कार्रवाई के बारे में निर्णय लिया है, कप्तान बोला, और फिर भीड़ ने उसे बीच में ही रोक दिया। शिकायतों और चिंताओं से आपका क्या मतलब है? ये हमारे जीवन के लिए खतरा है, भीड़ में से लोग चिल्लाए। हाँ, हमें अपनी खुद की नाइट विजिल बनानी पड़ी क्योंकि टाउन हेड गार्ड नियुक्त करने के लिए सहमत नहीं हुए। आप लोगों को केवल नाइट विजिल के कारण पता चला। अगर वे वहां नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। भीड़ अब और चुप नहीं रह सकी और सब चिल्लाने लगे। कप्तान प्रत्येक गुजरते पल के साथ अधिक से अधिक तनावग्रस्त होता दिख रहा था। लेकिन अब लिन म्यू ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसका ध्यान खींचा। वाइस कप्तान, जो कप्तान के बगल में खड़ा था, तनावग्रस्त नहीं हो रहा था। इसके बजाय वो चिड़चिड़ा लग रहा था। शांत, वाइस कप्तान चिल्लाया। एक और शब्द और हम उन सभी को गिरफ्तार कर लेंगे जो विरोध करेंगे, वाइस कप्तान ने घोषणा की। वाइस कप्तान की चिल्लाहट से भीड़ एक पल के लिए शांत हो गई और फिर और भी बड़े हंगामे में फूट पड़ी। आप ऐसा नहीं कर सकते, हम यहाँ गलत नहीं हैं, आप हैं। भीड़ के लोगों ने शोर मचाया। चटक अचानक एक टूटने की आवाज सुनाई दी, क्योंकि वाइस कप्तान अपने स्थान से गायब हो गया। मेरा हाथ, उस आदमी ने चिल्लाकर कहा जिसने विरोध किया था। वाइस कप्तान उसके ऊपर खड़ा था और उसने अपना पैर आदमी की बांह पर रखा था। जिस अजीब कोण पर वह मुड़ी थी, उससे कोई भी बता सकता था कि वह टूट गई थी, भले ही आदमी की दर्दनाक चीखों से न पता चले। कोई और? वाइस कप्तान एक दबंग आवाज में बोला। इस कृत्य को देखकर लोग दंग रह गए। जल्द ही डर ने उनके दंग भावों की जगह ले ली और वे कुछ कदम पीछे हट गए। यहां तक कि गार्डों का कप्तान भी वाइस कप्तान की हरकतों से हैरान लग रहा था। वो जल्दी से वाइस कप्तान के पास आया और उससे बात की। आपने ऐसा क्यों किया? ये बहुत कठोर था, कप्तान ने चिंता के साथ कहा। ये लोग तब तक नहीं समझेंगे जब तक हम एक उदाहरण नहीं बना देते, वाइस कप्तान जोर से हंसते हुए बोला। वाइस कप्तान ने फिर घायल आदमी की बांह से अपना पैर उठाया और वापस चला गया। कप्तान ने भी उसका पीछा किया। अब इसे अपने पूरे ध्यान से सुने, क्योंकि मैं इसे केवल एक बार कहने जा रहा हूं, वाइस कप्तान बोला। भीड़ के सभी लोगों ने थूक निगला और ध्यान से सुना। वाइस कप्तान ने थोड़े संतोष के साथ सिर हिलाया और कप्तान की ओर एक गर्व भरी नजर से देखा। कप्तान कुछ नहीं बोला और बस आह भरी। आज से किसी को भी किसी भी परिस्थिति में रात में अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है। गार्ड रात में गश्त करेंगे और यदि कोई रात में बाहर घूमता हुआ पाया गया तो उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वाइस कप्तान बोला। वाइस कप्तान ने फिर एक विराम लिया और भीड़ में चारों ओर देखा। हमें संदेह है कि कल रात की घटना के अपराधी शहर के लोगों में से एक हो सकते हैं, इसलिए यदि हमें रात में कोई घूमता हुआ मिलता है तो उन्हें बिना किसी बहाने के गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा, वाइस कप्तान ने जोड़ा। आदेशों को सुनकर भीड़ के लोग और भी भयभीत हो गए और थूक निकला। इसके बाद कप्तान आगे आया और वाइस कप्तान के कंधे पर अपना हाथ रखा। डरो मत, जब तक सब आदेशों का पालन करेंगे तब तक वे सभी सुरक्षित रहेंगे, कप्तान ने आश्वासन देने वाले लहजे में बात की। कप्तान की बात सुनकर भीड़ आखिरकार थोड़ी शांत हुई, भले ही उतनी नहीं क्योंकि घायल आदमी अभी भी दर्द में करा रहा था। साथ ही टाउन हेड ने उन सभी लोगों से मिलने का आदेश दिया है जो नाइट विजिल का हिस्सा थे, इसलिए वे सभी जो पहले से ही भीड़ में हैं अब आगे आएं और बाकी लोग बाद में यहां रिपोर्ट करें, कप्तान ने सूचित किया। अब बिखर जाओ, वाइस कप्तान ने आदेश दिया। भीड़ जल्दी से चली गई क्योंकि वाइस कप्तान ने उनके दिलों में जो डर बिठाया था वो अभी भी नया था। लिन म्यू को टाउन गार्ड्स के कप्तान और वाइस कप्तान द्वारा बोले गए सभी शब्दों पर बहुत संदेह हो रहा था। हालांकि उसे सबसे ज्यादा संदेह वाइस कप्तान पर था। वो इस व्यक्ति को नहीं जानता था जो अचानक कहीं से टपक पड़ा था और इतना दबंग भी बन गया था। टाउन गार्ड्स ने पहले कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया था। निश्चित रूप से वे कभी कभी रौब झाड़ते थे, लेकिन कभी वाइस कप्तान जितना नहीं। लिन म्यू भीड़ से थोड़ी दूर खड़ा था, इसलिए कप्तानों ने उसे अभी तक नहीं देखा था। उसने फिर पास से गुजर रहे एक यादृच्छिक व्यक्ति को रोका और उससे बात की। भाई, क्या आप जानते हैं कि वह वाइस कप्तान कौन है? लिन म्यू ने आदमी से पूछा। वो टाउन गार्ड्स का नया वाइस कप्तान है, उसका नाम हे ले है, आदमी ने जवाब दिया। ले? क्या वो किसी तरह है जू से संबंधित है? लिन म्यू ने सोचा। वाइस कप्तान को क्यों बदला गया?
और दूसरा वाइस कप्तान कहाँ है? लिन म्यू ने जिज्ञासा से पूछा। लिन म्यू जानना चाहता था कि हेजू को मारने के बाद लोग उसके बारे में क्या जानते थे। वह यह भी जानना चाहता था कि दूसरे वाइस कप्तान को क्यों बदला गया, क्योंकि वो निश्चित रूप से उच्च अधिकार वाला व्यक्ति लग रहा था। यहां तक कि कप्तान ने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की जब उसने कार्रवाई की और वाइस कप्तान द्वारा भीड़ में आदमी को घायल करने के बाद बस कुछ मामूली शब्द बोले। ओह, आपने नहीं सुना? स्पिरिट बीस्ट के हमले के बाद वाइस कप्तान हेजू गायब हो गया। ज्यादातर लोगों को लगता है कि उसे खा लिया गया। इस वजह से दूसरा वाइस कप्तान मामले की जांच करने गया और इस प्रक्रिया में घायल भी हो गया। उसे तुरंत इलाज के लिए वू लिम शहर भेज दिया गया, आदमी ने जवाब दिया। तो ये है ले कहां से है? लिन म्यू ने पूछा। ओह, वो पूर्व वाइस कप्तान हेजू का बड़ा भाई है जो उसके प्रतिस्थापन के रूप में वू लिम शहर से यहां आया है, आदमी बोला। रुको, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि एक अतिरिक्त वाइस कप्तान होना चाहिए? लिन म्यू ने सवाल किया। एक है, लेकिन मैं नहीं जानता कि वह कौन है। हमने उसे अभी तक नहीं देखा है, आदमी ने जवाब दिया। लिन म्यू ने आदमी के जवाब पर सिर हिलाया और जाने से पहले उसे धन्यवाद दिया। यह अत्यंत अजीब है, लिन म्यू ने अपने मन में कहा। ऐसा लगता है कि घटना के पीछे के लोग अपनी चाल चल रहे हैं। टाउन हेड द्वारा इस तरह कर्फ्यू घोषित करना शायद उनके इरादों के कारण है, ज़ुकोंग ने अनुमान लगाया। ऐसा ही लगता है सीनियर। यदि वे टाउन हेड को आदेश देने में सक्षम हैं, तो इसका मतलब है कि वह भी इसमें शामिल है। हैले का हाजू का भाई होना भी कम संदेह छोड़ता है, लिन म्यू ने उत्तर दिया। अब हमें इस पर कैसे आगे बढ़ना चाहिए? मुझे रात में होंग लुओ की मदद करनी है और उन्होंने नाइट विजिल के सभी सदस्यों को रिपोर्ट करने के लिए भी कहा है। यह अत्यंत संदिग्ध लगता है, लिन म्यू ने पूछा। शायद आपको अपने नए सहयोगियों से परामर्श करना चाहिए। बाकी मैं इसे आप पर छोड़ दूंगा। आपको ऐसी स्थितियों का न्याय करना और अपने निर्णय खुद लेना सीखना होगा, ज़ुकोंग एक शांत स्वर में बोला। लिन म्यू ने सीनियर ज़ुकोंग की बातों का बुरा नहीं माना और उन्हें अच्छी तरह से ग्रहण किया। वो जानता था कि वो उसे सीखने और बढ़ने में मदद करने के लिए ही ऐसा कर रहे थे। लगता है कि मैं अभी के लिए नाइट विजिल के सदस्यों से नहीं मिल सकता। ये केवल चीजों को और जटिल बना देगा, लिन म्यू ने सोचा। लिन म्यू ने अपने घर के बजाय हे कॉप्स के सेफ हाउस में वापस जाने का फैसला किया क्योंकि इस बात की संभावना थी कि कुछ लोग उसे आवासीय जिले में देख लें। वो 30 मिनट के बाद सेफ हाउस पहुंचा और देखा कि गली में अब वो गाड़ी नहीं थी। लिन म्यू ने दरवाजे पर दस्तक दी और उसके खुलने का इंतजार किया। लिन म्यू को सेफ हाउस छोड़े हुए 2 घंटे से थोड़ा अधिक समय हो गया था, इसलिए सेफ हाउस के लोग उसके इतनी जल्दी वापस आने की उम्मीद नहीं कर रहे थे। सेफ हाउस का दरवाजा बूढ़ी औरत ने खोला जिसने उसे देखा और अंदर आने दिया। आज की वीडियो बस यही तक थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।